हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीके पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं साउंड एंड वेव्स, ध्वनि और तरंगे। ठीक है, ध्वनि और तरंगों की जब मैं बात करता हूं तो साउंड एंड वेव्स, देखिएगा, ध्वनि और तरंगे। जब मैं तरंगों की बात करता हूं तो तरंगों के बारे में सब कुछ, तरंगों की प्रॉपर्टीज के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। पहले मैं बता देता हूं कहां डिस्कस किया है ताकि आप एक बार उस वीडियो को वापस देखें। लाइट टॉपिक में, प्रकाश वाला जो टॉपिक है उसमें स्टार्टिंग की जो क्लासेस हैं उसमें मैंने तरंगों को डिस्क्राइब कर दिया है। तरंगे बता देता हूं मैं आपको। वेव्स क्या होती हैं, वेव्स की डेफिनेशन वहां हम पढ़ चुके हैं। वेव्स के टाइप्स पढ़ चुके हैं। टाइप्स में पथ के आधार पर टाइप दो प्रकार के होते हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुप्रस्थ को बोला जाता है ट्रांसवर्स वेव्स और अनुदैर्ध्य को बोला जाता है लॉन्गिट्यूडाइनल वेव्स। ठीक है, और मीडियम की रिक्वायरमेंट के आधार पर, माध्यम की आवश्यकता के आधार पर तरंगे जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है मैकेनिकल वेव्स, एक होती हैं यांत्रिक तरंगे जिनको गति करने के लिए माध्यम जरूरी होता है जो वैक्यूम में गति नहीं कर सकती। और दूसरी होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दूसरी होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिन्हें बोला जाता है विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्लियर? ठीक है, तो ये बातें हमारी ऑलरेडी हो चुकी थी। क्लियर कि तरंगे क्या होती हैं। जब किसी एरिया में, जब किसी क्षेत्र में डिस्टरबेंस पैदा किया जाता है, हलचल पैदा की जाती है, और वो हलचल, वो डिस्टरबेंस आगे उस एरिया में, आगे उस फील्ड में बढ़ता चला जाए, उसी को तरंग कहते हैं। किसी क्षेत्र में, किसी स्थान पर पैदा किया गया विक्षोभ या हलचल या डिस्टरबेंस अगर उस क्षेत्र में आगे लगातार बढ़ता चला जाए तो इसे हम तरंग कहते हैं। तरंगे पथ के आधार पर दो प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में बात की थी, ऐसी तरंगे जिनमें तरंग संचरण के लंबवत कंपन होते हैं। तरंग जा रही है इधर, लेकिन जो वाइब्रेशन हो रहे हैं वो ऊपर और नीचे हो रहे हैं। जो वाइब्रेशन है वो तरंग संचरण के लंबवत हो रहे हैं। ऐसी तरंगों को हम क्या कह देते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे कह देते हैं, है ना। ऐसी तरंगे जिनमें वाइब्रेशंस, जिनमें कंपन, तरंग की दिशा, तरंग जा रही है इधर लेकिन कंपन किधर हो रहे हैं? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, तो तरंग संचरण के लंबवत। ऐसे मान के चलिए तरंग जा रही है इधर और कंपन हो रहे हैं इधर, तो ऐसी तरंगे जिनमें तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? अनुप्रस्थ तरंगे। और ऐसी तरंगे जिनमें तरंग की दिशा में ही कंपन होते हैं, है ना। देखना, ये देखिए एकदम पास आ गई, ये एकदम दूर हो गए, फिर तरंग एकदम पास आ गई, ठीक है, फिर एकदम दूर हो गए। ठीक है, तो ऐसी तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगे बोलते हैं, है ना। इसमें एक बार सिकुड़ गए फिर दूर हो गए, फिर सिकुड़ गए फिर दूर हो गए, स्प्रिंग की तरह। ठीक है, तो ऐसी तरंगे, तरंग जा किधर रही है? तरंग इधर जा रही है और वाइब्रेशन भी उसी डायरेक्शन में हो रहे हैं। तो ऐसी तरंगे जिनमें तरंग जिधर जा रही है उसके परपेंडिकुलर, उसके लंबवत कंपन हो रहे हो तो उन्हें बोला जाता है अनुप्रस्थ तरंगे, ट्रांसवर्स वेव्स। और ऐसी तरंगे जिनमें जिधर तरंग जा रही है उसी डायरेक्शन में कंपन हो रहे हैं तो उसे बोला जाता है अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक है, उसके बाद बात की यांत्रिक तरंगे। वे तरंगे होती हैं जिन्हें गति करने के लिए माध्यम जरूरी होता है। ऐसी तरंगे जिन्हें गति करने के लिए माध्यम जरूरी होता है, जो वैक्यूम से, जो निर्वात से गति नहीं कर सकती, जो निर्वात में गति नहीं कर सकती, उन्हें हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। और ऐसी तरंगे जिन्हें गति करने के लिए माध्यम जरूरी नहीं होता, माध्यम में भी गति कर सकती हैं और निर्वात में भी गति कर सकती हैं। तो ऐसी तरंगे जो मीडियम एज वेल एज वैक्यूम दोनों में जो है क्या कर सकती हैं? ट्रांसमिट हो सकती हैं, दोनों में ट्रेवल कर सकती हैं, दोनों में गति कर सकती हैं, उसे बोलेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे। और ऐसी तरंगे जो केवल माध्यम में ही गति करती हैं, वैक्यूम में गति नहीं करती, उन्हें बोलते हैं यांत्रिक तरंगे। ठीक है, तरंगों के गुण की बात की, तरंगों की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो तरंगों में तरंगदैर्ध्य, वेवलेंथ, तरंगदैर्ध्य के बारे में बात करी थी, है ना, लैम्डा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति,
है ना, आवृत्ति को बोलते हैं एन या एफ से शो करते हैं, ठीक है। इसके बाद तरंग का आयाम ए से शो करते हैं, एम्पलीट्यूड, तरंग की चाल, है ना, वी, ठीक है। इसके बाद तरंग का आवर्तकाल यानी एक कंपन का समय, आवर्तकाल, इसको शो करते हैं टी से। तरंग की तीव्रता, इंटेंसिटी, शो करते हैं आई से। इनकी डेफिनेशन, फॉर्मूले हम ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं प्रकाश वाले टॉपिक में, क्योंकि प्रकाश भी एक प्रकार की तरंग है, तो प्रकाश में ही मैंने तरंगों का इंट्रोडक्शन वहां पे करवा दिया है। उसके वीडियोस ऑलरेडी आपके डले हुए हैं, तो पहले वो वाला वीडियो देख लेना, उसके बाद ध्वनि को, वैसे आपने देख ही लिया होगा क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, उसके बाद आप ध्वनि को पढ़ें, है ना। तो ध्वनि में हम वापस से, मैं थोड़ा सा जो है बताया मैंने आपको कि सबसे पहले तरंगे किसी भी क्षेत्र में पैदा किया गया, किसी भी क्षेत्र में उत्पन्न हुआ विक्षोभ, हलचल या डिस्टरबेंस आगे बढ़ता चला जाए, उसी को हम तरंग कहते हैं। तरंगे पथ के आधार पर दो प्रकार की होती हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडाइनल, और मीडियम की रिक्वायरमेंट के आधार पर, माध्यम की आवश्यकता के आधार पर भी तरंगे दो प्रकार की होती हैं, यांत्रिक तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तरंगों में, है ना, तरंग जो होती है कंपन करती है, तो तरंग जो एक कंपन में गति करती है, आपसे पूछा जाए अगर वो तरंग जो होती है वो एक कंपन में कितनी दूरी तय करेगी, क्लियर, एक कंपन में तय की गई दूरी, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन वाइब्रेशन, एक तरंग, एक कंपन की दूरी, एक कंपन में कितना जो है दूरी तय की गई है, क्लियर, उसको क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। तरंग दैर्ध्य क्या होती है, एक कंपन में दूरी, एक कंपन में कितनी दूरी जो है तय की गई है, उसे क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। आवृत्ति, आवृत्ति क्या होती है, एक सेकंड में कंपन, एक सेकंड में कंपनों की संख्या, एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन किए गए हैं, उसे क्या बोला जाता है, प्रति सेकंड वाइब्रेशंस की संख्या को क्या बोलते हैं, आवृत्ति। कंपन करते समय अधिकतम विस्थापन, कंपन जब हो रहा है तो जो बीच की स्थिति है उससे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, कंपन जब हो रहा है तो माध्य स्थिति से, है ना, ये बीच की स्थिति है, बीच की, इससे जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऊपर और नीचे तय हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, आयाम, ठीक है। और तरंग द्वारा एक सेकंड में चली गई दूरी, तरंग द्वारा एक सेकंड में चली गई जो दूरी है उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं साहब तरंग की चाल। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तरंग दैर्ध्य क्या होती है, प्रत्येक कंपन में, प्रत्येक वाइब्रेशन में तरंग के द्वारा चली गई डिस्टेंस को हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तरंग दैर्ध्य को तरंग लंबाई या वेवलेंथ के नाम से शो किया जाता है और इसको लैम्डा से दर्शाते हैं, लैम्डा, ठीक है। आवृत्ति क्या होती है, एक सेकंड में तरंग के द्वारा कितने कंपन तय किए गए हैं उसको आवृत्ति कहते हैं, और आवृत्ति की जो यूनिट होती है वो होती है हर्ट्ज। क्या यूनिट होती है, हर्ट्ज या कंपन प्रति सेकंड, कंपन पर सेकंड भी बोल सकते हैं या हर्ट्ज भी बोल सकते हैं। आयाम, आयाम किसी भी तरंग के द्वारा माध्य स्थिति से, बीच की जो स्टेट है उससे जो अधिकतम विस्थापन ऊपर और नीचे जो तय किया गया है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, आयाम। तरंग के द्वारा प्रति सेकंड चली गई दूरी क्या कहलाती है ना, वो आपके कहलाती है तरंग चाल। आवर्तकाल क्या होता है, एक कंपन में लगा समय, एक कंपन का समय, प्रति कंपन का समय, एक कंपन में लगा समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। और तीव्रता जो होती है वो आयाम के स्क्वायर के समानुपाती होती है, जिस तरंग का आयाम ज्यादा होता है उस तरंग की तीव्रता भी ज्यादा होती है। ये सारी बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैंने इनका एक जो है शॉर्ट जो आपको है ना क्या दिया है, एक जो लेक्चर है वो एकदम शॉर्ट रखा है, क्लियर। ये सारी डेफिनेशंस, इनसे जुड़े छोटे मोटे सवाल वो वही हो चुके हैं प्रकाश वाले टॉपिक में, तो सेम ही चीज को बार बार रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। वापस से एक बार थोड़ा सा बता दूं, तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ क्या होती है, तरंग द्वारा एक कंपन में चली गई दूरी को हम तरंग दैर्ध्य के नाम से जानते हैं। तरंग लंबाई भी बोलते हैं वेवलेंथ। एक सेकंड में कितने कंपन तय किए गए हैं, एक सेकंड में कितने कंपन हुए हैं, उस संख्या को हम फ्रीक्वेंसी, उस संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। माध्य स्थिति से जो अधिकतम विस्थापन तय किया जाता है उसे आयाम कहते हैं। एक सेकंड में चली गई जो दूरी है उसको हम क्या बोल देंगे, प्रति सेकंड चली गई जो दूरी है उसको हम बोल देंगे तरंग की चाल, है ना। और आवर्तकाल क्या होता है, एक सेकंड, एक कंपन का समय जो है वो आपका आवर्तकाल कहलाता है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें तीव्रता, I इज प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर, ठीक है। ये बात हमने बात की है, क्लियर। चलिए अब हम ध्वनि के बारे में विशेष रूप से बात करेंगे डिटेल में। देखिए
मेनली हमें साउंड को पढ़ना है, वेव्स को तो हम पढ़ ही चुके हैं, ध्वनि। देखिए, जब आप बात करते हैं, जो ध्वनि होती है वो एक प्रकार की मैकेनिकल वेव है। ध्वनि एक प्रकार की यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक तरंग से हमें क्या समझ में आएगा? यांत्रिक तरंग से हमें समझ में आएगा कि माध्यम जरूरी होता है, माध्यम जरूरी होता है, ठीक है। निर्वात में गति नहीं कर सकती, निर्वात में गति नहीं कर सकती, इसीलिए हम कहते हैं कि जहां पर वैक्यूम होता है वहां पर दो लोग एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, साउंड मैकेनिकल वेव है, माध्यम क्या होता है ना, कणों से भरा हुआ क्षेत्र। किसी भी प्रकार के कणों से भरा हुआ क्षेत्र जो होता है उसे हम मीडियम कहते हैं। ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी भी प्रकार के कण मौजूद हों, ऐसा फील्ड जिसमें किसी भी प्रकार के पार्टिकल्स मौजूद हों, उसे मीडियम बोला जाता है। और कणों से विहीन क्षेत्र जिसमें किसी भी प्रकार के कण नहीं है, अ फील्ड विच इज लेस ऑफ पार्टिकल्स, कणों से विहीन क्षेत्र जो होता है उसको हम क्या कह देते हैं साहब? उसको हम वैक्यूम कह देते हैं, उसको हम निर्वात कह देते हैं, ठीक है। तो कणों से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? मीडियम, कणों से भरा हुआ क्षेत्र। और कणों से रहित जो क्षेत्र है उसको हम क्या बोल देते हैं साहब? वैक्यूम बोल देते हैं। क्लियर हो गई बात यहां तक? तो यांत्रिक तरंगों को गति करने के लिए क्या चाहिए भाई? यांत्रिक तरंगों को गति करने के लिए माध्यम चाहिए। क्या चाहिए बोलो? माध्यम। क्लियर? चलिए, उसके बाद अगर हम बात करें, आपसे पूछा जाता है ऐसा माध्यम, ऐसा मीडियम, ऐसा माध्यम जिसमें कण पास पास हों, ऐसा माध्यम जिसमें कण पास पास हों, ऐसा माध्यम जिसमें कण क्या हो? पास पास हों, ऐसा माध्यम क्या कहलाता है? सघन माध्यम कहलाता है। सघन माध्यम, इसको बोला जाता है डेंस मीडियम। और ऐसा माध्यम जिसमें कण दूर दूर हो, ऐसा माध्यम जिसमें कण दूर दूर हो, उसको बोला जाता है विरल माध्यम, उसको बोला जाता है रेयर मीडियम। क्लियर? तो ऐसा माध्यम जिसमें कण पास पास होंगे सघन माध्यम कहलाएगा, ऐसा माध्यम जिसमें कण दूर दूर होंगे विरल माध्यम कहलाएगा। माध्यम के कुछ गुण होते हैं, माध्यम में, प्रत्येक माध्यम में कुछ गुण होते हैं। माध्यम में या माध्यम के गुण, हर माध्यम के कुछ गुण होते हैं। जैसे सबसे पहला प्रत्यास्थता, हर माध्यम में इलास्टिसिटी होती है। इलास्टिसिटी क्या होती है? बल हटाने पर माध्यम में बल लगाने पर स्वरूप में परिवर्तन होता है। माध्यम में बल लगाने पर माध्यम का स्वरूप क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है ना। और बल हटाने पर पुनः पूर्व जैसा हो जाता है, इसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। अरे भाई, रबड़ में, रबड़ को खींचा, खींचा, आपने फोर्स लगाया, खींचा, रबड़ खिंच गया, रूप में चेंज हो गया। जैसे ही रबड़ को वापस छोड़ा, वापस अपनी जगह आ जाता है। इसको बोलते हैं डीमॉर्फेशन, है ना, डीमॉर्फिज्म। डीमॉर्फिज्म का मतलब है कि एक तरीके से बदलाव के अगेंस्ट बदलाव, आपने थोड़ा सा चेंज किया, जैसे ही उस जिस जिस चीज के कारण आपने चेंज किया उसके हटाते ही वापस पहले जैसी जगह पे आ जाना, ठीक है। तो प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी, बल लगाने पर स्वरूप परिवर्तित हो जाना और बल को हटाते ही पुनः अपनी स्थान पर आ जाना, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम जो बोलते हैं इलास्टिसिटी बोलते हैं। क्लियर? ठीक है। चलिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो माध्यम की पहली प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी, दूसरा माध्यम की डेंसिटी होती है। हर माध्यम की क्या होती है? एक डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब सघनता, ठीक है। माध्यम की सघनता जो होती है वो तरंगों के वेग को प्रभावित करती है, तरंगों की गति को प्रभावित करती है। तो माध्यम में दूसरी प्रॉपर्टी डेंसिटी। तीसरा, माध्यम का कोई टेम्परेचर भी होता है, माध्यम का ताप भी होना चाहिए। और चौथा, माध्यम में इनर्शिया, माध्यम में जड़त्व होना चाहिए। जड़त्व पहले भी बता चुका हूं, अवस्था परिवर्तन का गुण,
है ना, अवस्था परिवर्तन का विरोध करे माध्यम, ठीक है, अवस्था परिवर्तन का विरोध, इसी को बोलते हैं जड़त्व। तो आपसे पूछा जाए माध्यम के कौन कौन से गुण होते हैं, तो आप बोलेंगे साहब माध्यम के गुणों में बात करें, इलास्टिसिटी होनी चाहिए मीडियम के अंदर, इलास्टिसिटी के बाद डेंसिटी होनी चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए, जड़त्व होना चाहिए, ठीक है। चलिए ओके, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तरंग के अंदर क्या हो रहा है भाई, तरंग के अंदर जो ध्वनि है उसके अंदर अगर हम बात करें तो ध्वनि एक प्रकार की कैसी गति है, कंपन गति। माध्यम के कण जो होते हैं वो ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं, कण जो होते हैं प्रत्यास्थता के कारण अपनी जगह आ जाते हैं। ऐसे समझिए कि आपने, मैंने बोला तरंगे छोड़ी मैंने किसके अंदर, वातावरण में, ठीक है। अब जब ध्वनि आगे बढ़ती है ना, तो जो माध्यम के कण है वो गति कर रहे हैं, लेकिन प्रत्यास्थता के गुण के कारण वो अपने पूर्व की जगह पे ही आ जाते हैं, लेकिन जो ऊर्जा है वो आगे बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहां पर हम पढ़ेंगे जब किसी माध्यम के एक कण को बाह्य बल लगाकर डिस्टर्ब किया जाता है, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, मीडियम के एक पार्टिकल, माध्यम के एक कण में जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे और उसे डिस्टर्ब करोगे तो वो दूसरे कणों से टकराएगा, वो कण और कण से टकराएंगे, आगे और टकराएंगे और टकराएंगे, इस तरह वो ऊर्जा जो है वो आगे संचरित होती जाएगी। तो क्या पढ़ेंगे, तरंग संचरण में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, तरंग संचरण में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। माध्यम के कण प्रत्यास्थता के कारण, इलास्टिसिटी के कारण वापस अपनी जगह आ जाते हैं। भाई कण आपस में टकराते हैं, ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं और पुनः अपनी जगह पर आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि मीडियम में क्या होती है, मीडियम में इलास्टिसिटी होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है ये कि क्या तरंग संचरण में माध्यम के कण स्थानांतरित होते हैं, क्या माध्यम के कण स्थानांतरित नहीं होते, माध्यम के कण स्थानांतरण के पश्चात वापस अपनी ही जगह पर आ जाते हैं, क्योंकि मीडियम में इलास्टिसिटी होती है, लेकिन जो एनर्जी है वो आगे ट्रांसफर होती चली जाती है, ठीक है। ये बात हमारी रही किसको लेकर, ये हमारी बात रही जो सबसे पहले ध्वनि को लेकर, ठीक है। चलिए ओके, अब हम बात करेंगे, देखो चलिए अब दोस्तों ध्वनि के बारे में हमने सबसे पहली बात तो ये करी, देखो क्या करी कि ध्वनि साहब एक प्रकार की यांत्रिक तरंग है, ठीक है। नेक्स्ट, ध्वनि के बारे में और चीजें पढ़ेंगे। ध्वनि जो होती है एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग, लॉन्गिट्यूडाइनल वेव्स। अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती हैं, ऐसी तरंगें जो तरंग संचरण की दिशा में कंपन करती हैं, तरंग संचरण की दिशा में कंपन होते हैं, तरंग संचरण की दिशा में कंपन करती हैं। अब तरंग संचरण की दिशा में देखना, देखिए जरा यहां पर आप देखेंगे इसको, तो देखिए तरंग संचरण की दिशा में कंपन हो रहे हैं, तो यहां पे ये जो स्प्रिंग है हमारे पास एक, ये सिकुड़ गई फिर फैल गई, फिर सिकुड़ गई फिर फैल गई, फिर सिकुड़ गई फिर फैल गई। तो ध्यान देना, ये जो सिकुड़ने की, ये वाली जो जगह है ना सिकुड़ने की, यहां पे क्या है, तरंग का घनत्व ज्यादा है, तरंग की डेंसिटी ज्यादा है, इसको बोला जाता है संपीड़न, इसको बोला जाता है कंप्रेशन, ठीक है। और ये वाली जो जगह है, ये वाली, यहां पे क्या हुआ है, यहां पे तरंग जो है फैल गई है, फैल गई है मतलब इसकी जो डेंसिटी है वो कम हो गई है, इसको बोलेंगे विरलन। तो ध्वनि तरंगें विरलन को बोलते हैं रेयरफैक्शन, ठीक है। तो ध्वनि तरंगें जो होती हैं किसके माध्यम से आगे बढ़ती हैं, संपीड़न और विरलन के माध्यम से आगे बढ़ती है। अब सुनना, एक संपीड़न और एक विरलन, है ना, दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी, है ना, क्वेश्चन आता है दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी, दो क्रमागत संपीड़नों के
बीच की दूरी, दो क्रमागत, यानी जब ध्वनि तरंग आगे बढ़ती है तो क्रमागत का मतलब लगातार आने वाले संपीड़न, लगातार आने वाले संपीड़न में ध्यान देना, पहला संपीड़न ये रहा और दूसरा संपीड़न ये रहा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की दूरी एक वेवलेंथ कहलाती है, एक कंपन कहलाएगी। इस संपीड़न से लेकर इस संपीड़न तक की एक कहलाएगी, इस संपीड़न से लेकर अगले संपीड़न तक की एक तरंगदैर्घ्य कहलाती है। तो दो क्रमागत, दो लगातार आने वाले संपीड़नों के बीच की दूरी एक कंपन की लंबाई कहलाती है, उसे तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसी तरह दो लगातार आने वाले विरलनों के बीच की दूरी, भाई बात वही हो गई, दो लगातार आने वाले विरलनों के बीच की दूरी भी तरंगदैर्घ्य। विरलनों के बीच का मतलब समझना, यहां से लेके यहां तक, अरे यार एक संपीड़न और एक विरलन, एक संपीड़न प्लस एक विरलन आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, एक कंपन बना रहे हैं, एक कंपन बना रहे हैं। एक संपीड़न और एक विरलन आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, है ना, एक कंपन। तो एक संपीड़न एक विरलन बना दोगे तो इस संपीड़न के बाद इस संपीड़न तक पहुंचोगे तो एक क्या हो गया, कंपन हो गया। इसी तरह अगर इस विरलन के बाद इस विरलन तक पहुंचोगे तो एक विरलन एक संपीड़न हो गया। अरे आगे किसी को ले लो, क्या फर्क पड़ता है, संपीड़न से चालू करोगे तो एक संपीड़न एक विरलन मिल गया, ये एक कंपन हो गया। तो अगले संपीड़न तक की दूरी क्या हो गई, इस संपीड़न से लेकर अगले संपीड़न तक की दूरी में क्या चीज आ गई, एक संपीड़न एक विरलन, एक तरंगदैर्घ्य हो गया। मैं कहूं इस विरलन से लेकर अगले विरलन तक की दूरी, तो इसमें भी क्या आ गया, एक विरलन और एक संपीड़न, फिर एक कंपन हो गया। फिर मैं कह रहा हूं इस संपीड़न से इस संपीड़न तक की दूरी, एक संपीड़न एक विरलन, एक कंपन हो गया। इस विरलन से लेकर इस विरलन तक की दूरी, तो इसमें एक विरलन एक संपीड़न, तो एक विरलन एक संपीड़न, एक बार सिकुड़कर एक बार फैलकर जो टोटल लंबाई कवर हो रही है उसे क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य। तो दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य के बराबर होती है, दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी वेवलेंथ के बराबर होती है, और या कह सकते हैं एक संपीड़न और एक विरलन मिलाकर क्या बना रहे हैं, आपके जो है एक कंपन या तरंगदैर्घ्य बना रहे हैं, एक कंपन की दूरी बना रहे हैं। यहां तक बात समझ में आ गई क्या, क्लियर, बोलो कोई दिक्कत है क्या। चलिए ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक है, अब दोस्तों जो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य में सबसे बड़ा डिफरेंस इसी का है। अनुप्रस्थ तरंगे जो होती हैं वो श्रृंग और गर्त के माध्यम से, ऊंचाई पर श्रृंग होता है, गहराई पर गर्त होता है, तो अनुप्रस्थ तरंगे श्रृंग और गर्त के माध्यम से आगे बढ़ती हैं, जबकि अनुदैर्ध्य तरंगे संपीड़न और विरलन के माध्यम से आगे बढ़ती है। अब आइए, अब जो ध्वनि तरंगे हैं साउंड वेव्स, वो दो प्रकार की होती हैं, प्रगामी प्रोग्रेसिव और अप्रगामी, है ना, स्टेशनरी वेव्स। तो देखा जाए ध्वनि तरंगे भी आपके दो प्रकार की हो जाती हैं, प्रगामी तरंगे और अप्रगामी तरंगे। ठीक है, प्रगामी तरंगे जो वो होती हैं जो ऐसी तरंगे जिनमें प्रत्येक कण कंपन करता हुआ ऊर्जा का आगे स्थानांतरण करता है, ऐसी तरंगे जिनमें ऊर्जा का आगे स्थानांतरण किया जाता है, उन्हें क्या बोला जाता है, प्रगामी तरंगे। ऐसी तरंगे जिनमें कण अपनी जगह कंपन करते हैं और एनर्जी को आगे भेजते रहते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, प्रगामी तरंगे। ऐसी तरंगे जिनके द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, उन्हें प्रगामी तरंगे कहते हैं। क्लियर, जैसे फॉर एग्जांपल तालाब की सतह पर उत्पन्न तरंगे, तालाब में जैसे ही सरफेस की बात करते हैं, तालाब की सरफेस पर उत्पन्न तरंगे, डोरी में उत्पन्न तरंगे, ये ऊर्जा स्थानांतरण के आधार पर है। डोरी में उत्पन्न तरंगे जो होती हैं वो कैसी होती हैं, वो ऊर्जा को आगे लेकर जाती हैं। डोरी को ऐसे फेंकोगे, है ना, जैसे डोरी को ऐसे हिलाओगे तो वो एनर्जी आगे, एक कोने से आप हिलाओगे, एनर्जी उसको आगे बढ़ाती जाएगी। ठीक है, अप्रगामी तरंगे वे होती हैं जिनके द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता। ऐसी तरंगे जिनके द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता। क्लियर, अप्रगामी तरंगों का निर्माण, इनका निर्माण प्रगामी तरंगों के ओवरलैपिंग से होता है। यानी दो या दो से ज्यादा प्रगामी तरंगे जब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती हैं तब एक अप्रगामी तरंग का निर्माण होता है। ठीक है, समान आवृत्ति, इनका निर्माण कब, समान आवृत्ति व आयाम की प्रगामी तरंगें, समान
आवृत्ति और आयाम की प्रगामी तरंगे जब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती हैं, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो जाती हैं, समझ गए, समान फ्रीक्वेंसी और समान एम्पलीट्यूड वाली दो या दो से ज्यादा तरंगे जब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाती हैं, ठीक है, तो हमें ऐसा लगता है समान सेम फ्रीक्वेंसी और सेम एम्पलीट्यूड की जब तरंगे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाती हैं तो देखने वालों को ऐसे लगता है कि तरंग स्थिर हो गई है ना, तरंग स्थिर हो गई है, दिखने में स्थिर प्रतीत होती है। ऐसी तरंगों को हम अप्रगामी तरंगे कहते हैं। अप्रगामी तरंगे ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं करती। क्लियर हो गई बात यहां तक? ठीक है, चलिए, है ना। अब अगर हम बात करें तो अप्रगामी तरंगे जो होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। अप्रगामी तरंगे दो प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंगे, अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगे। अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग, अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग उनमें होती है सितार, वीणा, वायलिन, जिनमें तार होता है ना, जिन वाद्य यंत्रों में तार होता है। अब आप देखना जरा, जो तार वाले वाद्य यंत्र होते हैं, जब हम तार ऐसे है, तार को जब हिलाएंगे तो तार किधर जाएगा, तार या तो इधर जाएगा इधर जाएगा। तार को जब हिलाते हैं तो तार की गति कैसी होती है, तार या तो ऊपर जाता है नीचे जाता है, ऊपर नीचे कंपन करेगा। बताओ, तरंग इधर जा रही है, कंपन ऊपर नीचे हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, अनुप्रस्थ तरंग है। तो याद रखना है कि आपसे पूछा जाए कि सितार, वीणा, वायलिन तार वाले वाद्य यंत्र होते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगे होती हैं। अनुप्रस्थ का मतलब है ट्रांसवर्स, प्रगामी का अप्रगामी का मतलब है स्टेशनरी वेव्स। लेकिन जो बिगुल, बांसुरी, बीन जो फूंक देकर बजाए जाते हैं, बिगुल, है ना, बांसुरी, बीन, है ना, इनके अंदर, अच्छा ये जो अनुप्रस्थ है इसके अंदर एक नाम और याद रखना, सोनोमीटर, है ना। सोनोमीटर नाम का जो यंत्र होता है उसके अंदर भी क्या होता है, आपके अनुप्रस्थ तरंगे ही पाई जाती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे बिगुल, बांसुरी, बीन जो फूंक देकर बजाई जाती हैं, जिनके अंदर तार नहीं होता, उनके अंदर अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंगे जो है पाई जाती हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात यहां तक? तो जो ऊर्जा के स्थानांतरण के आधार पर तरंगे कितने प्रकार की हो गई। अब ये जो आप देखो, समझना, प्रगामी तरंगे जो होती हैं ये क्या करती हैं, एनर्जी को आगे लेकर जा रही हैं। डोरी को आप एक तरफ से हिला के छोड़ दोगे, वो आगे बढ़ता जाएगा, उसका जो वेव है। तालाब की सतह पर तरंगे, तालाब में कंकड़ फेंकोगे, सरफेस पर उत्पन्न तरंगे जो है चारों तरफ बढ़ेंगी, आगे क्या होते जाएंगे, माध्यम के कण जो है वो आपस में कंपन करेंगे और वो तरंग जो है आगे एनर्जी को बढ़ाती जाएगी। लेकिन अप्रगामी तरंग में, क्योंकि जब हम बिगुल, बांसुरी, बीन के अंदर वो फूंक मारते जाते हैं बार बार, ठीक है, बांसुरी में जब हम अलग अलग बिंदुओं पर जो है फूंक मारते हैं तो बहुत सारी तरंगे जनरेट होती हैं, बहुत सारी प्रगामी तरंगे जनरेट होती हैं, और प्रगामी तरंगे एनर्जी को आगे लेकर जा रही होती हैं। लेकिन उसी समय सेम फ्रीक्वेंसी और सेम आयाम की, समान आवृत्ति, समान आयाम की तरंगे, प्रगामी तरंगे एक दूसरे पर, क्यों, क्योंकि हम सितार, बीणा, लगातार हम तारों को बजाए जा रहे हैं, बीणा के तारों को छेड़े जा रहे हैं, लगातार हम क्या करे जा रहे हैं, है ना, प्रगामी तरंगे उत्पन्न करे जा रहे हैं। बिगुल, बांसुरी, बीन में भी वही है, लगातार बहुत सारी प्रगामी तरंगे जनरेट हो रही हैं। वो प्रगामी तरंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी और जिनका आयाम लगभग समान है, वो जैसे ही एक दूसरे पर ओवरलैप होते ही वो प्रगामी तरंगे कैसी हो जाती है, अप्रगामी, और वो जो ध्वनि है वो ज्यादा दूर तक ट्रांसफर होने की बजाय एक निश्चित क्षेत्र में रह जाती है, इसलिए उनको स्थिर, स्टेशनरी या प्रगामी तरंग बोलते हैं। इनको स्थिर तरंगे भी बोला जाता है। ठीक है, अब इसमें जिनमें तार पाया जा रहा है उनमें तो अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंगे, और जिनमें तार नहीं पाया जा रहा, ठीक है, उल्टा, जिनमें तार नहीं पाया जा रहा उनको बोलते हैं अनुदैर्ध्य। बिगुल, बांसुरी, बीन में कोई तार नहीं है, और जिनमें तार पाया जा रहा है, सितार, बीणा, वायलिन, एकतारा, सोनोमीटर, इनमें क्या होता है बताइए, अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगे पाई जाती है। डन, यहां तक हमारी बात क्लियर हुई। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों ध्वनि के प्रमुख गुण। ध्वनि के 3 प्रकार के गुण होते हैं, साउंड की 3 प्रकार की प्रॉपर्टीज हैं। ठीक, सबसे पहले तीव्रता, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को ध्वनि की प्रबलता भी कहते हैं। दूसरा तारत्व,
पिच, और तीसरा गुणता, क्वालिटी। ध्वनि के तीन प्रकार के गुण हैं, तीव्रता, तारत्व और गुणता। तीव्रता दोस्तों आयाम से डिसाइड होती है, तीव्रता आयाम के स्क्वायर के समानुपाती होती है। तो तीव्रता किससे डिसाइड होगी? आयाम से। दोस्तों तीव्रता से पता चलता है कि ध्वनि तेज है अथवा धीमी है। तो ध्वनि का तेज अथवा धीमा होना किससे पता चलता है? आपके तीव्रता से पता चलता है। ध्वनि की तीव्रता के मात्रकों की बात करें तो ध्वनि की तीव्रता के जो मात्रक हैं उनमें हमारे पास है बेल, डेसिबेल और एक है फोन। ये ध्वनि की तीव्रता के मात्रक हैं। एक बेल बराबर होता है 10 डेसिबल। एक बेल में कितने डेसिबल होते हैं? 10 डेसिबल होते हैं। आपसे पूछा जाए सामान्य जो बातचीत है, आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए, है ना, सामान्य जो फुसफुसाहट है उसकी ध्वनि जो होती है 20 से 30 डेसिबल होती है। और सामान्य बातचीत जो हम कर रहे होते हैं उसकी ध्वनि 30 से 60 डेसिबल तक होती है। कानों के लिए बेस्ट, WHO के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कानों के लिए बेस्ट जो ध्वनि का लेवल है वो 45 डेसिबल है, या अगर हम रेंज में बात करें तो 30 से 60 डेसिबल का साउंड कानों के लिए सबसे बेस्ट साउंड होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई यहां तक? क्लियर? चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें तो 75 से 80 डेसिबल के बाद, ठीक है, ये किस में शामिल हो जाती है? ध्वनि प्रदूषण में शामिल हो जाती है। 80 डेसिबल की ध्वनि 8 घंटे अगर लगातार सुन लें तो बहरेपन की समस्या आपको हो सकती है। ठीक है, क्लियर? बाकी मैं डेसिबल का एक चार्ट एनसीईआरटी का जो आपको लास्ट में और दिखा दूंगा, एनसीईआरटी का चार्ट डेसिबल्स का, किसका कितना डेसिबल है ना। तो ध्वनि का तेज या धीमा होना ये आपकी लाउडनेस को बताता है, लाउडनेस, ठीक है, और ये आयाम पर निर्भर करता है। ध्वनि की तीव्रता के तीन मात्रक है, बेल, डेसिबल, फोन। सामान्य फुसफुसाहट की ध्वनि, बातचीत की ध्वनि, कानों के लिए बेस्ट ध्वनि का लेवल। ठीक है, इसके अलावा मैं एक चार्ट आपको एनसीईआरटी का लास्ट में दिखा दूंगा। तारत्व जो होता है ये बताता है दोस्तों ध्वनि की तीक्ष्णता। तीक्ष्णता का मतलब है ध्वनि का पतला या मोटा होना। पतली या मोटी ध्वनि, ठीक है, ये किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर। आवृत्ति ज्यादा तो पिच ज्यादा। अब सुनना, पिच ज्यादा। तीक्ष्णता का मतलब है ध्वनि की चुभन। ठीक है, तो जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, जैसे महिलाओं की आवाज, महिलाओं की आवाज, बच्चे का रोना, ठीक है, मक्खी मच्छर की भिनभिनाहट, इनमें पिच ज्यादा होती है ना, इनमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। तो वो क्या करती है? वो फ्रीक्वेंसी जो है वो कानों में चुभती है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आप जो होती है बच्चों का रोना आप इजीली अनोइंग होता है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा बना देता है हमको। ठीक है, मच्छर मक्खी की आवाज बगल में लाउड स्पीकर चल रहा होगा तो हम सो लेंगे, लेकिन मच्छर भिनभिना रहा होगा टन, वो बड़ा बड़ा चुभन होती है उसके साउंड में, वो एकदम फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा होती है कि वो आपके कानों में चुभता है। तो याद रखना फ्रीक्वेंसी किसके कारण होती है ना, ये जो है सॉरी, तारत्व पिच ध्वनि की चुभन किसके कारण होती है? फ्रीक्वेंसी के कारण। जिसकी ध्वनि में फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है ना, उसका जो साउंड है वो चुभेगा। तो याद रखना, पुरुष और महिलाओं की आवाज की बात करें तो लाउडनेस पुरुष की ध्वनि में ज्यादा है, लाउडनेस तीव्रता पुरुष की ध्वनि में ज्यादा है, लेकिन पिच जो होता है वो महिलाओं की ध्वनि में ज्यादा है। गुणता, गुणता दोस्तों ये अलग अलग व्यक्ति, पक्षी या वाद्य यंत्र की ध्वनि पहचानना। देखिए, ध्वनि के अंदर एक ऐसा गुण भी होता है जिसके कारण हम अलग अलग ध्वनि को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दोस्तों ये डिपेंड करता है शेप ऑफ साउंड पर।
शेप ऑफ साउंड, ध्वनि की आकृति। अब इसका मतलब समझिए दोस्तों, साइंस कहती है, फिजिक्स कहती है कि हर ध्वनि जब निकलती है तो उसका एक शेप होता है। हर ध्वनि के निकलने का एक शेप होता है। जैसे मैं बोल रहा हूं ना, तो मेरे बोलते समय मेरे लिप्स का जो शेप है वो अलग है। किसी को अगर मेरी मिमिक्री करनी है तो उसे यही शेप लेना पड़ेगा। आप देखना, जब ये जो मिमिक्री करने वाले स्टार होते हैं तो जिनकी आवाज निकालते हैं मुंह उनके जैसा ही बनाते हैं, उनके जैसी लिपसिंग जनरेट करते हैं। क्यों? क्योंकि शेप होती है साउंड की। क्या होती है? एक शेप। आप देखना, सनी देओल की आवाज निकालने वाले, नाना पाटेकर की आवाज निकालने वाले, सलमान खान की आवाज निकालने वाले, शाहरुख खान, जब ये बोलते हैं तो एक विशेष शेप देते हैं अपने लिप्स को, क्योंकि हर साउंड का एक फिक्स शेप होता है। एवरी एंड ईच साउंड हैज इट्स यूनिक शेप, जिसकी वजह से वो सेम टाइप का साउंड निकल पाता है। अलग अलग पक्षियों की आवाज निकालने के लिए भी हमें अपने अपने मुंह को, अपने लिप्स को एक अलग शेप देनी पड़ती है ना? क्लियर? तो ये जो होता है ये किसके कारण निकलता है? अलग अलग व्यक्ति की आवाज पहचान लेते हैं। कई लोग फोन पे हमें बेवकूफ बनाते हैं, ठीक है, दूसरे लोगों की आवाज। आजकल एआई से भी ये काम हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। तो कई बार हम, पहले के लोग रेडियो सुनते थे, ठीक है, तो आप आवाज पहचान जाते हैं, सनी देओल की आवाज पहचान जाते हैं, गुलशन ग्रोवर की आवाज पहचान जाते हैं। सबण आगे साथ तो गाना मैं गाऊंगा, मैं गुलशन ग्रोवर की आवाज मैंने भी ट्राई किया कई बार ऐसा, ठीक है। तो ये आवाजें जो होती हैं, ये शेप ऑफ साउंड, आपको उसी प्रकार का मुंह बनाना पड़ता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अलग अलग ध्वनि के लिए अलग अलग शेप होती है, ठीक है। तो ये जो गुण है, अलग अलग लोगों की आवाज पहचानना, तबले की आवाज, ढोलक की आवाज, हारमोनियम की आवाज, वायलिन की आवाज, है ना, पियानो की आवाज, हम क्या कर जाते हैं? पहचान जाते हैं, है ना। इट इज आइडेंटिफाइड बाय द शेप ऑफ साउंड, ठीक है। ये किसके कारण पहचाना जाता है? ध्वनि के आकृति के कारण पहचाना जाता है, ठीक है। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। क्लियर प्यारे बच्चों? ठीक है। तो आज की क्लास में हमने सबसे पहले ध्वनि की प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया, ठीक है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं फ्रीक्वेंसी के बेस पर ध्वनि। देखिए, ध्वनि साउंड ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। ध्वनि अपश्रव्य अपश्रव्य ध्वनि को बोला जाता है इंफ्रासाउंड। इंफ्रासाउंड वेव्स वे होती हैं जिनकी आवृत्ति 0 से लेकर 20 हर्ट्ज तक होती है। दूसरी होती है श्रव्य। श्रव्य को बोलते हैं ऑडिबल। ऑडिबल साउंड वो होता है जिसकी आवृत्ति 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, या कह सकते हैं 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। और तीसरी जो है उन्हें बोलते हैं पराश्रव्य। पराश्रव्य को बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड वे होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो, उन्हें बोला जाता है बेटा अल्ट्रासाउंड, पराश्रव्य ध्वनि तरंगे, ठीक है। 3 प्रकार। अपश्रव्य ध्वनि तरंगों की बात करते हैं तो मानव इन्हें नहीं सुन सकते, मानव नहीं सुन सकते, ठीक है। लेकिन हाथी, गैंडा, मछलियां आदि सुन सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जो भूकंप तरंगे हैं वो ध्वनि के आधार पर, सीस्मिक वेव्स, जो भूकंप तरंगे होती हैं, जो सीस्मिक वेव्स होती हैं, वो ध्वनि के आधार पर एक प्रकार की अपश्रव्य तरंगे होती हैं। इन अपश्रव्य तरंगों को हम तो नहीं सुन पाते, लेकिन पक्षी, जानवर, मछलियां आदि सुन लेते हैं इन्हें। इसीलिए भूकंप या सुनामी से पहले जब आप देखेंगे तो समुद्र के आसपास जो मछलियां हैं, है ना, वो तेजी से क्या होने लग जाती हैं? बाहर और अंदर होने लग जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा मछलियों में बात करें, डॉल्फिन, कबूतर, ठीक है, तो बहुत सारे जानवर हैं जो इन्हें क्या कर लेते हैं? सुन लेते हैं। क्लियर? ऑडिबल वेव्स ये ही वो तरंग हैं जिन्हें मानव सुन सकता है, जो ऑडिबल हैं ह्यूमन के लिए। पराश्रव्य ध्वनि तरंगों की बात करेंगे अगेन, तो पराश्रव्य ध्वनि तरंगों को मानव नहीं सुन सकता, लेकिन वही बात, मछलियां,
गेंडा, कुत्ता, बिल्ली, चूहे, ठीक है, आदि सुन सकते हैं। ठीक है, आदि ने क्या कर लेते हैं, सुन लेते हैं। चमगादड़ और इसके अलावा एक जलीय जानवर है जिसका नाम है पोर्पोइसेस, इन तरंगों को उत्पन्न भी कर सकते हैं। चमगादड़ तो शिकार इन तरंगों के द्वारा ही पकड़ता है, क्योंकि पराश्रव ध्वनि तरंगे जो होती हैं ये टकराकर वापस आती हैं। तो चमगादड़ ये तरंगे उत्पन्न करता है, छोड़ता है, छोड़ने के बाद जैसे ही कोई रास्ते में बैरियर आता है ये तरंगे टकरा के वापस आती है, टकराकर वापस आती है। तो चमगादड़ सेंस कर लेता है कि जिससे टकराकर आ रही है वो लाइव ऑब्जेक्ट है या डेड ऑब्जेक्ट है, वो जिंदा है या मुर्दा है, क्या है ना, और उसको पहचान लेता है। तो चमगादड़, पोर्पोइसेस आदि इन तरंगों को क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। पराश्रव ध्वनि तरंगों का जो उपयोग है ना, वो कीटों को मारने में, पथरी के इलाज में, कीटों को मारने में, पृथ्वी के पथरी के इलाज में नहीं, पृथ्वी का इलाज नहीं है ना, पथरी का इलाज, अल्ट्रासोनोग्राफी, जो सोनोग्राफी की जाती है उसके अंदर काम में लिया जाता है। साथ में साथ जो सोनार नाम का यंत्र होता है, सोनार यंत्र, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, सोनार नामक यंत्र में प्रयोग में लिया जा रहा है। सोनार के द्वारा हम क्या पता करते हैं, समुद्रों की गहराई पता कर लेते हैं, समुद्र में गतिशील वस्तु की स्थिति, वेग, दिशा पता कर लेते हैं। समुद्र में कोई ऑब्जेक्ट गति कर रहा है, ठीक है ना, तो उसकी लोकेशन क्या है, किधर किस वेग से गति कर रहा है, किस दिशा में गति कर रहा है, ये हम पता कर लेते हैं। तो सोनार एक डिवाइस है जो पराश्रव ध्वनि तरंगे छोड़ती है। ये तरंगे टकराती हैं, टकराकर वापस आती हैं, ठीक है। तो सोनार के द्वारा कितनी देर में तरंग गई है, कितनी देर में तरंग आई है, भाई देखो समझो, सोनार जो होती है वो ध्वनि तरंगे छोड़ रहा है। मान लीजिए पानी है, पानी में ध्वनि की गति मान लीजिए आप ऐसे मान के चलिए कि 1200 मीटर पर सेकंड है। इमेजिन दैट, पानी में जो भी पानी जिस समुद्र का है उस समुद्र में पानी के अंदर ध्वनि की गति 1200 मीटर पर सेकंड है। अब भाई साहब सामने से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, सोनार के द्वारा तरंगे छोड़ी गई, वो तरंगे छोड़ी जो गई वो 30 सेकंड में टकरा के वापस आ गई। अब जो तरंगे छोड़ी हैं वो 30 सेकंड में वापस आ गई, इसका मतलब समझना, पानी के अंदर कितनी दूरी पे जा रही है, पानी के अंदर कितनी स्पीड से जा रही है, 1200 मीटर पर सेकंड, 30 सेकंड में वापस आ गई। मतलब समझो 30 सेकंड में टोटल वापस आ गई, मतलब ध्वनि ने कितनी यात्रा तय की, 1 सेकंड में 1200, तो 30 सेकंड में 36,000 मीटर। भाई 1200 को 30 से गुणा करोगे 36,000 मीटर, 36,000 मीटर की गति उसने करी है 30 सेकंड में। अब उसमें 15 सेकंड जाने की, 15 सेकंड आने की, मतलब आधी दूरी जाने की, आधी दूरी आने की। तो अगर 30 सेकंड में कोई सोनार से छोड़ी गई तरंगे 30 सेकंड में वापस आ रही हैं, तो इसका मतलब उन्होंने टोटल जो है कितना, 36 किलोमीटर, यानी 36,000 मीटर की दूरी तय करी है। 36,000 मीटर की दूरी में 18 किलोमीटर जाने की, 18 किलोमीटर आने की, ठीक है। तो पराश्रव ध्वनि तरंगों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। एक दोस्तों पराश्रव ध्वनि तरंगों से रिलेटेड एक बात बताता हूं। एक सीटी बनाई दोस्तों, गाल्टन सीटी। गाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने खोजी कुत्तों को मैसेज देने के लिए, गुप्त मैसेज देने के लिए एक विशेष प्रकार की सीटी बनाई। इस सीटी की आवाज को हम नहीं सुन सकते, लेकिन वो कुत्ते सुन लेते हैं, क्योंकि ये जो सीटी है वो पराश्रव ध्वनि तरंगे छोड़ती हैं। क्लियर। इसके अलावा जो चूहे होते हैं, एक रेलवे में क्वेश्चन आया था, चूहों का भूल भुलैया गेम, चूहों का भूल भुलैया गेम, चूहों का भूल भुलैया, चूहों का जो एक गेम बनाया गया भूल भुलैया, उसमें पराश्रव ध्वनि तरंगों के द्वारा चूहों को लेफ्ट राइट मुड़ने के मैसेजेस दिए जाते हैं, ठीक है। तो पराश्रव ध्वनि तरंगों के द्वारा चूहों को ट्रेंड किया जाता है, जिससे चूहे उस भूल भुलैया को पार कर जाएं। जो चूहे प्रॉपरली ट्रेन नहीं हो रहे, वो चूहे उस भूल भुलैया में कहीं ना कहीं गिर जाते हैं या फंस जाते हैं। लेकिन जिन चूहों ने प्रॉपरली अल्ट्रासाउंड वेव्स के थ्रू ट्रेनिंग ले ली, वे चूहे जो है वो पूरे के पूरे भूल भुलैया को क्या कर रहे थे, क्रॉस कर रहे थे, ठीक है। तो चूहों का भूल भुलैया गेम किस प्रकार की तरंगों पर आधारित है, आप बोलेंगे साहब अल्ट्रासाउंड वेव्स पर। गाल्टन सिटी जो खोजी कुत्तों को गुप्त मैसेज देखने के काम आती है, किस सिद्धांत पर आधारित है, आप बोलेंगे साहब ये भी पराश्रव ध्वनि तरंगों पर आधारित है,
ठीक है। अब मान लीजिए ये सोनार नाम का यंत्र है, सोनार नाम के यंत्र से आपने क्या करी, सोनार नाम के यंत्र से आपने तरंगे छोड़ी, तरंगे छोड़ी, ठीक है, और तरंगे वापस आ गई। क्लियर? कितने सेकंड में? 30 सेकंड में। ये रहा ऑब्जेक्ट, है ना, ये ऑब्जेक्ट है 30 सेकंड में। अब 30 सेकंड में वापस आ गई तो टोटल डिस्टेंस कितनी चली? अच्छा, स्पीड क्या है? 1200 मीटर पर सेकंड है मान लीजिए। इफ तो बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी चली? टोटल डिस्टेंस चली 1200 इंटू 30 बराबर 36,000 मीटर। ठीक है, 36,000 मीटर की जो स्पीड है वो चली। 36,000 मीटर की स्पीड में डिस्टेंस पता करनी है, ठीक है, तो कैसे पता करोगे? 36,000 में किसका भाग लगा दोगे? 2 का। 18,000 मीटर या 18 किलोमीटर, है ना, ये वन साइड डिस्टेंस हो गई, ये एक तरफ की डिस्टेंस हो गई। तो दूरी पता लगा ली ना, ठीक है। अब समझो आपने नोट कर लिया कि मैंने इस टाइम पे तरंगे छोड़ी है, इतनी देर में वापस आ गई, थोड़ी देर बाद में वापस आपने छोड़ा, ठीक है, इस टाइम पे 18 किलोमीटर की डिस्टेंस है, थोड़ी देर बाद आपने वापस तरंग छोड़ी, फिर पता चला कि वो 15 किलोमीटर पे आ गया, ठीक है, फिर दोबारा छोड़ी, फिर पता चला 10 किलोमीटर पे आ गया। तो 18 किलोमीटर से 15 कितनी देर में आया, 15 से 10 कितनी देर में आया, उससे आप ये भी पता लगा लोगे किस दिशा में गति कर रहा है और कितनी स्पीड से गति कर रहा है। तो सोनार उपकरण के द्वारा किसी भी जल में, द्रव में गतिशील, जल में गतिशील किसी भी ऑब्जेक्ट की हम लोग डिस्टेंस, दूरी कितनी है, वेलोसिटी, किस वेग से वो गति कर रहा है, किस दिशा में गति कर रहा है, स्थिति, लोकेशन, डायरेक्शन, हम सब पता लगा सकते हैं। एनसीईआरटी के बेस पर मैं एक बार वापस से इसको आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है, और बहुत अच्छे से इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। अपश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य। देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है? आवृत्ति का मतलब क्या है? आवृत्ति का मतलब है एक सेकंड में कितने कंपन हो रहे हैं, एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन हो रहे हैं। जितने ज्यादा वाइब्रेशन होंगे उतना ज्यादा जो ध्वनि है वो तेज भागेगी। तेज भागने का मतलब है एकदम फ्रीक्वेंट, जैसे कई बार आपने ऐसा होता है साउंड चलाते हैं, वो टेस्टिंग कर रहे होते हैं, एकदम से साउंड आता है, ची कानों में चुभता है। क्यों? क्योंकि भाई फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी, पिच ज्यादा होगा, ठीक है, तारत्व ज्यादा होगा। तो अपश्रव्य तरंगे, इंफ्रासाउंड तरंगे वे होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है, यानी वो एक सेकंड में 20 कंपन से कम करती हैं। श्रव्य तरंगे ऑडिबल, इन्हें मानव सुन सकता है ना, मानव अपश्रव्य पराश्रव्य दोनों ही नहीं सुन सकता। जो ह्यूमन कैन हेयर द रेंज बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, मानव सुन सकता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। तो जो भी हम सुनते हैं उसकी रेंज किसके बीच में आती है? जो भी हम साउंड वेव सुनते हैं उसकी रेंज किसके बीच में आती है? उसकी रेंज आती है 20 से 20 किलो हर्ट्ज, 20 से 20,000 हर्ट्ज। और जो पराश्रव्य तरंग होती है वो 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। अब सुनो, अगर एनसीईआरटी कह रही है कि अगर हम अपश्रव्य तरंगों को सुन पाते हैं तो जो पेंडुलम है ना, जो पेंडुलम जो गति करता है, हम उसकी आवाज भी, उसके घूमने की आवाज भी सुन पाते। मक्खियां जब उड़ती हैं तो हम उनके पंखों की आवाज भी सुन पाते, है ना। बाकी कभी कभी हम सुन लेते हैं, जब वो ज्यादा तेज उड़ती हैं, हवा काटती हैं, तो कभी कभी सुन लेते हैं, लेकिन हर बार नहीं, ठीक है। इसके अलावा गेंडा, राइनोसिरोस जिसे कहते हैं गेंडा, 5 हर्ट्ज तक के साउंड को सुन सकता है। वेल सुन सकती है, एलिफेंट सुन सकते हैं। तो ये जो होते हैं ये अपश्रव्य तरंगों को। इसके अलावा जो कुछ जंतु हैं, मछलियां हैं, ये भूकंप तरंगों को सुन लेती है। भूकंप तरंगों में क्या होता है? शॉक वेव्स आती हैं, शॉक वेव्स होती हैं, प्रघाती तरंगे जो बिल्डिंग्स को गिरा देती हैं, जो क्या करती हैं, जो बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाने की ताकत रखती है, बहुत ज्यादा हार्म पहुंचाने की ताकत रखती है। तो जो शॉक वेव्स आती है उससे जस्ट पहले जो भूकंप तरंगे होती हैं वो अपश्रव्य तरंगे छोड़ती हैं, इंफ्रासाउंड वेव्स छोड़ती हैं। कुछ जो जानवर हैं, वो डॉल्फिन है ना, मछलियां हैं, वो आदि क्या कर लेते हैं, उन्हें सुन लेते हैं, ठीक है। और इसीलिए ये संकेत माना जाता है कि जब भूकंप आ रहे हो, भूकंप आने का संकेत हो, सुनामी का संकेत हो, तो उससे पहले मछलियां जो हैं वो बहुत तेजी से अंदर बाहर है ना उछल कूद करने लगती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं वो जो इंफ्रासाउंड वेव्स हैं वो फील हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद श्रव्य तरंगों को मानव सुन सकता है। पराश्रव्य तरंगों की बात करें, पराश्रव्य तरंगों के बारे में, है ना, चीजें समझिएगा। पराश्रव्य तरंगों को डॉल्फिन, पराश्रव्य तरंगों को कौन कौन सुन सकता है? पराश्रव्य तरंगों को डॉल्फिन सुन सकती है, ठीक है।
इसके अलावा पराश्रव्य तरंगों की बात करेंगे, डॉल्फिन सुन सकती है, चमगादड़। और ये पोर्पोइसिस बहुत पूछा है, रेलवेज ने बहुत पूछा है, बहुत सारी एग्जाम्स में आता है। पोर्पोइसिस एक मछली के जैसा है ना, ये एक क्या है, समुद्री प्राणी है जो जल में पाया जाता है। मॉथ, ये देखो चमगादड़ क्या करता है, चमगादड़ के बारे में मैं बताता हूं आपको। देखो ये डायग्राम है हमारा, चमगादड़ देखो, ये चमगादड़ है, ठीक है, बैट। अब चमगादड़ क्या करता है, शिकार करना, उड़ना। चमगादड़ क्या होता है, चमगादड़ का शिकार, चमगादड़ की गति जो होती है वो किसके कारण होती है, वो है ना आपके वेव्स के कारण होती है, अल्ट्रासाउंड वेव्स के कारण। मान लीजिए कोई मक्खी है, चमगादड़ ने क्या किया, देखिए चमगादड़ ने तरंगे छोड़ी, अल्ट्रासाउंड वेव्स छोड़ी, और ये छोड़ने के बाद टकराकर वापस आ गई। टकराकर वापस आ गई तो चमगादड़ ये आइडिया लगा लेता है कि जिंदा ऑब्जेक्ट है या डेड ऑब्जेक्ट है, कितनी दूर है, कितना बड़ा है, मेरे बस का है या नहीं है, मैं इसको खा पाऊंगा नहीं खा पाऊंगा, मुझसे खतरनाक चीज तो नहीं है, मुझसे कम खतरनाक है कि ज्यादा खतरनाक है, चमगादड़ आइडिया लगा लेता है। ठीक है, तो समझना, बैट, चमगादड़ घरों में घूमते रहते हैं, इधर टकराते उधर टकराते हैं, कई जगह अशुभ भी माना जाता है इनको, लेकिन ये अपने शिकार को पकड़ने के लिए, ये गति करने के लिए एक विशेष फिजिक्स के प्रिंसिपल को यूज करते हैं। और वो देखा जाए तो क्या है, वो देखा जाता है एक तरीके से ध्वनि का परावर्तन, है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, ये क्या करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी की अल्ट्रासाउंड वेव्स छोड़ते हैं। छोड़ेंगे, ऑब्जेक्ट से टकराएगी और वापस आएगी। जैसे ही टकरा के वापस आती है, इनको आइडिया लग जाता है कि इतनी दूरी पर कुछ है, और जो है वो जिंदा है कि मुर्दा है, डेड है, लाइव है, या वो गति कर रहा है, साइज कितना है, अपने काम में आने लायक है, अपन सल्टा सकते नहीं सल्टा सकते, ये आइडिया लगा लेता है चमगादड़। तो जानवरों में भी एक प्रॉपर मैकेनिज्म अपनी अपनी सुविधाओं के हिसाब से पाया जाता है ना। ठीक है, तो ये चमगादड़ का कंसेप्ट है। अब कुछ कीट ऐसे होते हैं जो चमगादड़ की उपस्थिति को भी पहचान जाते हैं। कुछ कीट ऐसे होते हैं जो इन हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स को पहचान जाते हैं। चमगादड़ जो तरंगे छोड़ रहा है, उनको कुछ कीट, कुछ मॉथ होते हैं, कीट होते हैं, ये पहचान जाते हैं, और ये अपने आप को चमगादड़ द्वारा शिकार करने से क्या कर लेते हैं, बचा लेते हैं। चूहे गेम खेलते हैं, चूहों का गेम एनसीईआरटी ने पूछ चुकी है ना, आपके रेलवे पूछ चुका है कि जो चूहे जो भूल भुलैया टाइप का गेम खेलते हैं, वो अल्ट्रासाउंड वेव्स की मदद से वो क्या करते हैं। एक बार होता है ऐसा कि एक बंदे ने एक गेम बनाया चूहों का, तो उसने क्या किया कि चूहों को ट्रेनिंग दी, है ना, एक ऐसा ट्रैप बनाया जिसमें जगह जगह पानी के गड्ढे बना दिए, जगह जगह जाल बना दिए, जगह जगह, है ना, और बीच में रास्ता बना दिया, रास्ते को इधर उधर घुमा दिया। ठीक है, और चूहों को ट्रेन किया कि वो उस रास्ते में एक तरफ से घुसे और दूसरी तरफ से निकले, बीच में वो पानी के गड्ढों को क्रॉस करते हुए, उनसे बचते हुए, कटीले तारों से बचते हुए, है ना। और इसके लिए उसने सिग्नल जो उनको दिए वो अल्ट्रासाउंड वेव्स के माध्यम से दिए। धीरे धीरे करके वो चूहे इतने ट्रेंड हो गए कि वो बताओ उन सारे अवरोधों को क्रॉस करके और जाने लगे, है ना। तो ये चूहों का गेम है। इसके अलावा 5 साल से कम एज के बच्चे, एनसीईआरटी ने लिखा है, कुत्ते, ये क्या कर लेते हैं, अल्ट्रासाउंड वेव सुन लेते हैं। कुत्तों के लिए एक वैज्ञानिक था गाल्टन, फ्रांसिस गाल्टन, उसने एक सीटी बनाई थी, गाल्टन सीटी, है ना। ये गाल्टन सीटी खोजी कुत्तों को, जो आपके जासूस जो डॉग होते हैं, है ना, तो जो स्नाइपर डॉग होते हैं, इन खोजी कुत्तों को क्या करते हैं, सिग्नल देने के लिए, मानव सुन नहीं सकते, तो ये जो सीटी है ये गुप्त संकेत भेजने के काम आती थी, गाल्टन सीटी, है ना। तो ये विशेष रूप से आप याद रखेंगे। एनसीईआरटी का डेटा मैंने इसके अंदर कुछ ऐड किया है, तो वो आप जरूर याद रखें। चमगादड़ का डायग्राम आपके सामने है। अब अल्ट्रासाउंड वेव्स के मैंने पढ़ा दिए, सोनार में काम आता है, ठीक है। और इसके अलावा इकोकार्डियोग्राफी जो की जाती है हार्ट की जांच के लिए, देखो एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जिसमें विद्युत तरंगे काम में लेते हैं, वो हृदय की क्रियाविधि की जांच करती है। एक होता है इकोकार्डियोग्राम, ठीक है, जिसको नॉर्मली 2D इको 3D इको बोला जाता है, ठीक है। तो वो जो होता है वो ध्वनि तरंगों के बेस पर काम करता है, और वो क्या करता है बताओ, वो आपको हार्ट की स्ट्रक्चर की जानकारी देता है। इसके अलावा मशीनों में जो मशीनें होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, जिनके अंदर तक आपके हाथ नहीं पहुंचते, अंदर तक कोई ब्रश नहीं पहुंचते, अंदर तक कोई या फिर कोई ऐसा क्या है, ऐसे मान के चलिए कि आपको अंदर के पुर्जे एकदम गहराई में जाके, या ऐसे अलग अलग आकार का कोई पुर्जा है, ऊंचा नीचा, तो वहां क्लीन नहीं हो पा रहा है, ऐसी जगह को क्लीन करने के लिए हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स, है ना। अल्ट्रासाउंड वेव्स क्या करते हैं, देखो जो क्लीनर पदार्थ होता है, मान लो आपको क्लीन किसी भी लिक्विड से क्लीन करना है, तो पुर्जे को, ठीक है, उस लिक्विड में डालते हैं, और उस लिक्विड में डालकर वहां क्या कर देते हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स प्रवाहित कर देते हैं, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं, तो अंदर गहराई तक ये लिक्विड को पहुंचाती है और अच्छे से क्लीन करती है। इसके अलावा जो मेटल पार्ट्स होते हैं, या फिर जो ब्लॉक होते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह के ब्लॉक हैं, ठीक है, या मेटल के पार्ट्स हैं, उनके अंदर कोई दरार तो नहीं है, इसके लिए क्या किया जाता है, उच्च आवृत्ति की और कम वेवलेंथ की जो तरंगे हैं वो क्या करते हैं, भेजते हैं। अगर मान लीजिए, समझो ये इसका भी डायग्राम है हमारे पास, देखो समझो क्या किया, ये कोई ब्लॉक है, हमें पता लगाना है इसमें कोई दरार तो नहीं है। अब देखो ध्वनि तो
आस पड़ोस के पार्ट्स को, पड़ोस के कणों को कंपन दे देती है। हमने इधर से क्या किया, अल्ट्रासाउंड वेव्स छोड़ी। अब बताओ ये कंपन बढ़ता गया, जब तक कोई दिक्कत नहीं है ये यहां पहुंच गया, ठीक है। इधर भी बढ़ता गया, इधर पहुंच गया। इधर हमने एक इंडिकेटर लगा रखा है, सूचक लगा रखा है ना। इधर हमने क्या कर रखा है, एक क्या लगा रखा है भाई, है ना, एक इंडिकेशन लगा रखा है, वो हमको बता देता है कि यहां पे साउंड पहुंचा है। इधर वाला भी सीधा पहुंच गया, ठीक है, क्योंकि कोई बैरियर नहीं था। लेकिन यहां पे क्या था बताओ, यहां पे कोई दरार है, यहां पे दरार है, तो क्या हुआ भाई, अल्ट्रासाउंड वेव्स यहां पे गई और टकरा के वापस आ गई, ठीक है। अल्ट्रासाउंड वेव्स गई और टकरा कर क्या हो गई भाई, वापस आ गई। अब इस यहां जो सूचक लगा रखा है, इंडिकेटर लगा रखा है, वहां पे क्या हुआ, हमें वहां पे इंडिकेशन नहीं मिला। तो हमें पता लग गया कि इस वाले एरिया में कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्या है, बताओ, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। लेकिन अगर ये ध्यान रखना, ये जो तरंगे हैं कौन सी काम में ले रहे हो, हाई फ्रीक्वेंसी लो लैम्डा, यानी कम तरंग दैर्ध्य और उच्च आवृत्ति की तरंगे। उच्च आवृत्ति की तरंगे का मतलब अल्ट्रासाउंड वेव्स ही काम में ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने साधारण वेव्स काम में ली, साधारण ध्वनि तरंगे काम में ली, अगर आपने सिंपल ध्वनि तरंगे काम में ली, तो क्या होगा बताओ, उसकी फ्रीक्वेंसी लो होगी और उसका जो लैम्डा है वो अधिक होगा, तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी। तो आपने लाइट वाले टॉपिक में मैंने पढ़ाया, ज्यादा तरंग दैर्ध्य होती है तो बताओ विवर्तन ज्यादा होता है। विवर्तन का मतलब समझना, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। जितनी ज्यादा तरंग दैर्ध्य होगी, एक कंपन की लंबाई, सोचो ध्वनि के एक कंपन की लंबाई इतनी हो कि ये इसको छलांग मार के इधर निकल जाए, है ना, इसको बोलते हैं विवर्तन। अवरोधक के किनारों से, तरंग का अवरोधक के किनारों से मुड़कर अंदर की ओर चले जाना, ठीक है। तो अगर हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स की जगह अगर आपने लो फ्रीक्वेंसी वेव्स काम में ले ली, ठीक है, अगर आपने कम फ्रीक्वेंसी की साधारण ध्वनि काम में ले ली, या अगर आपने अधिक तरंग दैर्ध्य की ध्वनि काम में ले ली, तो याद रखिएगा जो विवर्तन हो जाएगा तो अवरोधक के किनारों से ध्वनि मुड़ जाएगी और मुड़कर वो आगे पहुंच जाएगी और इंडिकेटर आपको ध्वनि के पहुंचने की सूचना दे देगा। तो आप ब्लॉक को, दरार को कभी पहचान नहीं पाएंगे, ढूंढ नहीं पाएंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इकोकार्डियोग्राफी में काम में ले रहे हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी में काम में ले रहे हैं, है ना, भ्रूण की जांच करते हैं, ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है, भ्रूण की जांच करते हैं हम लोग, उसकी स्ट्रक्चर, उसमें कोई डैमेज तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसकी जांच में काम में लेते हैं। आंतरिक अंगों की जांच में, पथरी तोड़ने में अल्ट्रासाउंड वेव्स, है ना, सोनार, साउंड डिटेक्शन एंड रेंजिंग, दोस्तों इसके बारे में भी हमने बात की है ना, और इसका भी शायद एक डायग्राम था, बट वो डायग्राम शायद मैं ले नहीं पाया, ठीक है, बिल्कुल, चलो कोई बात नहीं। सोनार वेव्स की हम बात करते हैं। देखो, सोनार का प्रयोग किया जाता है कोई भी ऑब्जेक्ट जो पानी में गतिशील है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, पानी में गतिशील किसी भी वस्तु की स्थिति, गति और उसकी दिशा प्राप्त करने के लिए, ठीक है। अब समझो, ऐसे समझिए, ऐसे समझो मेरी बात कि मान लो ये सोनार नाम का यंत्र है, ठीक है, पानी में ये पूरा का पूरा क्या है बताओ, पानी है, ठीक है। अब क्या हुआ, यहां पे ये पानी है साहब, हमने बना दिया सिंपल, मैं एक सिंपल फॉर्मल डायग्राम में बना रहा हूं। पानी के अंदर ये साहब आ गई नाव आ रही है, ये बना दी हमने नाव, शत्रु की नाव आ रही है, ठीक है। अब क्या किया गया बताओ, यहां से हमने अल्ट्रासाउंड वेव्स छोड़ी, बताओ वो टकराकर वापस आ गई, पानी के अंदर वेग कितना है v, और कितने टाइम में वापस आ गई t में, बताओ टोटल दूरी कितनी चली vt, है ना। अब आपसे ये पता करना है, आपने तरंगे छोड़ी, v वेग की तरंगे छोड़ी, t समय में आपके पास वापस आ गई, बोलो ठीक है, आपके पास वापस आ गई टकरा के, ठीक है। अब वापस टकरा के आ गई तो आपको पता चल गया कि v और t इतनी दूरी है। अब इतनी दूरी में जाने की और आने की, तो आपको दूरी पता चल जाएगी ना, 2d बराबर vt। 2d बराबर vt का मतलब है सोनार से आप तरंग नीचे छोड़ रहे हैं, समुद्र की गहराई पता करनी है, तरंगे गई और तरंगे वापस आ गई, v वेग की तरंगे t टाइम में वापस आ गई, तो टोटल दूरी क्या हो गई vt, और टोटल दूरी में आधी जाने की और आधी आने की है, तो 2d बराबर क्या हो गया vt। तो सोनार के द्वारा जब भी आप दूरी तय करें तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 2d बराबर vt, जाने और आने की अगर दे रखी हो तो, अगर जाने की दे रखी हो तो सीधा vt, आने की दे रखी हो vt, जाने का vt, आने का vt हो गया, है ना। अरे बात सिंपल सी बात करें क्या, अगर आपसे पूछा जाए जाने में कितनी दूरी, तो बताओ vt, आने में भी vt, ठीक है। तो ये देखा जाए आधी दूरी हो गई, समझ गए बात, क्लियर है बात अच्छे से, बोलो कोई प्रॉब्लम है ना। तो अगर
ऐसे समझना है, जाने का टाइम आधा होगा, आने का टाइम आधा होगा, अलग अलग होगा, तो जाने का टाइम VT1 VT2 दोनों को जोड़ दो भाई। टोटल VT तो आप टोटल टाइम के लिए ले रहे हो, लेकिन अगर वो कहता है, अगर वो क्वेश्चन करता है कि किसी भी सोनार उपकरण से किसी वस्तु तक गई तरंग इतनी देर में पहुंच जाती है, तो बताओ वस्तु कितनी दूर है। तो भाई वो वस्तु की दूरी पता चलेगी ना। वस्तु की दूरी पता करने के लिए जो टाइम दिया है पहुंचने का, वो पहुंचने का, आने का टाइम, आने का, दोनों टाइम को जोड़ दोगे तो बताओ क्या हो जाएगा, टोटल टाइम। टोटल टाइम को करोगे तो वो 2D आएगा, दुगना आएगा टाइम, दुगनी आएगी डिस्टेंस जाने की और आने की, तो उसमें से आधा कर लो। तो एग्जाम में क्वेश्चन जनरली यही आता है। क्या क्वेश्चन आता है कि भाई मान लीजिए पानी के अंदर जो ध्वनि का वेग है वो 1500 मीटर प्रति सेकंड है, मान लीजिए, ठीक है, क्लियर। और किसी सोनार उपकरण से छोड़ी गई तरंगे किसी समुद्री नाव से टकराकर 10 सेकंड में वापस आ जाती हैं, ठीक है। वी कितना दे दिया आपको, 1500 मीटर पर सेकंड दे दिया, और जो वापस आने में लगा समय कितना है, 10 सेकंड। तो बताओ पनडुब्बी से, या सोनार यंत्र जिस पनडुब्बी पर लगा हुआ है, जिस सबमरीन पर लगा हुआ है, उससे नाव की दूरी कितनी है। तो बताओ जाने का आने का टोटल VT है ना, तो बताओ निकाल लो। 2D बराबर VT 1500 इंटू 10, बताओ D बराबर 1500 इंटू 10/2, ठीक है, बोलो ठीक है, क्लियर। 7500 मीटर हो गया, 7.5 किलोमीटर की दूरी है। अगर वो इसी क्वेश्चन में ये कह देता कि सोनार यंत्र के द्वारा छोड़ी गई तरंगे किसी नाव तक 5 सेकंड में पहुंच जाती हैं, तो बताओ नाव कितनी दूर है। अब तरंगे 5 सेकंड में पहुंच गई, आपको चाल दे रखी है 1500 मीटर पर सेकंड, तो मतलब नाव 7500 मीटर दूर है। आने में 7500 मीटर आने में वापस समय कितना लगेगा, वही 5 सेकंड लगेगा। तो बताओ टोटल टाइम कितना हो गया, 10 सेकंड। तो टोटल टाइम दे तो इधर 2D कर दो, टोटल टाइम की जगह जाने का टाइम दे तो सिंपल D आएगा। अरे भाई जाने का टाइम VT है ना, VT में जाने का टाइम कैलकुलेट करना है, जाने की दूरी, आने की दूरी भी VT, लेकिन वो टाइम आधा आधा हो जाएगा फिर, समझ गए। टोटल टाइम दिया है तो टोटल के हिसाब से निकाल लो, टोटल के हिसाब से। अगर आपको टोटल टाइम दिया है तो जाने आने की दोनों दूरियों को ऐड करना पड़ेगा, और अगर आपको जाने का टाइम दिया है तो जाने की दूरी निकालो, आने आने का टाइम दिया आने की दूरी निकालो, दोनों टोटल टाइम दे दिया तो जाने आने की दोनों की दूरी, समझ गए। जैसे एग्जामिनर आपके साथ करता है वैसे, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद मैं बढ़ता हूं आगे। अब हम बात करेंगे ध्वनि का वेग। ध्वनि का वेग, पहले ध्वनि का वेग जो है वो सैद्धांतिक मान जो है ध्वनि के वेग का, जो थ्योरेटिकल वैल्यू है, वैल्यू पहली बार न्यूटन ने निकाली थी। 279 मीटर पर सेकंड। उसके बाद इसमें संशोधन किया लाप्लास ने, लाप्लास नाम के साइंटिस्ट ने इसमें संशोधन किया। एनसीईआरटी ने वो संशोधन मेंशन किया नहीं है, पहले के बैचेस में मैं पढ़ाता था, बट मैंने कहीं पर भी क्वेश्चन देखा नहीं वहां से, तो जनरली मैं इसको स्किप करने के मूड में हूँ। रीजन, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आ नहीं रहा, चीज हद से ज्यादा लेवल पे जा रही है वो, तो फिर बच्चे का बोझ बढ़ाने का मतलब नहीं है, क्योंकि 10th क्लास की एनसीईआरटीज में, सीबीएसईज में तो नाम ही नहीं है, 11th 12th में भी आपको थोड़ा बहुत मेंशन मिलेगा। तो लाप्लास ने संशोधन करके और पता कर दिया कि 331.8 मीटर पर सेकंड आपका जो है ना ध्वनि का वायु में वेग है साहब। ध्वनि का वायु में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो साउंड का एयर में वेलोसिटी है वो। उसके बाद ये ध्वनि का वेग था भाई। ध्वनि का वेग थ्योरेटिकल वैल्यू न्यूटन ने पता करी, उसके बाद लाप्लास ने उसमें क्या किया, अमेंडमेंट किया, और ध्वनि का जो वायु में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग है वो कितना निकाल लिया, है ना, 331.8 मीटर पर सेकंड। अब क्वेश्चन आता है कि ध्वनि के वेग को जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है उसको प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन कौन से, कौन कौन सी चीजें जो वेलोसिटी ऑफ साउंड को क्या करती है, इफेक्ट करती हैं। तो यहां देखिएगा, सबसे पहले, उससे पहले भी मैं आपको थोड़ा सा चीजें बता देता हूं। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। हाँ, अगर मैं आपसे बात करता हूं वायु में ध्वनि की चाल, वायु में स्पीड ऑफ साउंड, वी साउंड से मैं मेंशन करूंगा, वायु में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी है, 331 मीटर पर सेकंड। अब क्या होता है, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, पर डिग्री सेंटीग्रेड के साथ, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड के साथ 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाता है ध्वनि का वेग। यानी अगर वायु का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे, तो ध्वनि का जो वेग है 0.61 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो इसका मतलब 22 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करते हैं, ठीक है। तो 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब आप जाएंगे तो 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे एनसीईआरटी कहती है कि भैया 22 छक्के क्या हो गया, लगभग
22 चक्के 132, तो लगभग 13-14 ऐड कर दीजिए, 346 मीटर पर सेकंड हो जाता है। ठीक है, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर आप बात करेंगे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये आपका जो है 347 मीटर पर सेकंड पे चला जाता है। बोलिए बात समझ में आ गई? लगभग। ठीक है, तो हम लोग अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर चले, है ना, तो 1 सेकेंड 22 डिग्री सेंटीग्रेड और उसके बाद 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब इसको ऐसे समझिए, 331, अब हम थोड़ा सा ऐड करते हैं, 331 की बात करते हैं, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, प्रत्येक डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना बढ़ रहा है? 0.61। तो बताओ 0 से 22 पहुंच गए तो 22 पे कितना ऐड हो गया? 22 में 0.61 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 दूना 22, 2 22 चिक्की 132, 2 134, 2 छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, 13.42। तो 331 में 13.42 जोड़ दीजिए, ये लगभग हो गया 344 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और उसके बाद अगर आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड डालें तो 25 चिक्की 150, 15 ऐड कर दीजिए 331 में, तो ये हो गया 346 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये आप अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पढ़ेंगे। लेकिन बच्चे याद करके घूमते हैं कि भाई स्टील में सबसे ज्यादा वेग होता है, स्टील ध्वनि का इस्पात। तो ये ध्यान रखना सबसे पहले बच्चों कि सबसे ज्यादा जो ध्वनि का वेग है वो एल्यूमिनियम में, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम में। और इससे कथन कारण वाले बहुत क्वेश्चन आए। कथन कारण वाले मतलब स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, आपको 2 अलग अलग माध्यमों में ध्वनि का वेग दे देगा, 2 स्टेटमेंट बनाकर फिर पूछेगा स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट नहीं है, वगैरह। तो ये याद करने ही है ना। एल्यूमिनियम, उसके बाद निकल 6040, स्टील 5960, लोहा 5950, पीतल 4700, कांच में फ्लिंट ग्लास की बात की है। ये सारे कैसे हैं बताओ? ये सारे सॉलिड मीडियम है, ठोस माध्यम है। अब द्रव माध्यमों में ध्यान रखना है, समुद्री जल में डेंसिटी ज्यादा है, तो समुद्री जल में ध्वनि का वेग जो है 1531 मीटर पर सेकंड है, और जो आसुत जल है उसमें है ना 1498। एथेनॉल मेथेनॉल में, एथेनॉल के अंदर ज्यादा है 1207, मेथेनॉल में 1103। उसके बाद गैस की बात करें तो हाइड्रोजन गैस में 1284, हीलियम गैस में आपको 965 मिलेगा, सॉरी। उसके बाद वायु में 346, ऑक्सीजन गैस में 316 और सल्फर डाइऑक्साइड में 213। ये क्या है बताओ? ये ध्वनि का है ना, ये वेग है। याद करना ही पड़ेगा, बार बार रिपीट एंड रिवाइज, इसको लिख लिख के बार बार याद करेंगे, इस तरह से ये याद होगा। अब इसमें भी मोस्टली देखो क्या याद रखना है। अगर आप मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो शुरुआत के 3-4 का ऑर्डर ये पेपर में आने की संभावना रहती है। ठीक है, ये आप याद कर लीजिए। उसके बाद ये समुद्री जल, आसुत जल याद कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद ये जो है ना, ये हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, वायु है ना, ये मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब थोड़ा बहुत ही बच रहा है तो मेरे हिसाब से आपको सभी याद कर लेना चाहिए। समुद्री जल, आसुत जल का क्वेश्चन मैं देख चुका हूं, आ चुका है। ऊपर के 3 का क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अब क्या बच गया अपने पास? अब बच गया सिंपल से अगर बात करें, है ना, ये हाइड्रोजन हीलियम का क्वेश्चन आ चुका है, 1284, 965। ठीक है, क्लियर। तो इसका मतलब ध्वनि के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला कारक हम पढ़े, एक तो मीडियम। कैसा मीडियम? कि जनरली देखा जाए तो ध्वनि का वेग जो है, वी साउंड की बात कर रहे हैं तो ध्वनि का वेग सॉलिड्स में ज्यादा है, लिक्विड्स में कम है, और गैसेस में सबसे कम है, और निर्वात में तो 0 है साहब। ठीक है, निर्वात में ध्वनि का वेग क्या हो रहा है भाई? है ना, वैक्यूम में क्या हो रहा है? 1 सेकेंड, हाँ, वैक्यूम में ध्वनि का वेग क्या हो रहा है? निर्वात में। तो अगर मैं बात करूं 1 सेकेंड, अगर मैं बात करता हूं ध्वनि का वेग वी साउंड, तो सॉलिड्स में ज्यादा है, लिक्विड्स में कम है, गैसेस में और कम है। ठीक है, और निर्वात में क्या है? निर्वात में, वैक्यूम में तो 0 है ना। ध्वनि तरंगों के लिए माध्यम चाहिए, वैक्यूम में ध्वनि तरंगे गति नहीं कर सकती। बहुत बेसिक सी बात हुई। ठीक है, क्लियर। अब मैं आगे बात करता हूं। अब ध्वनि के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला कारक हम पढ़ रहे हैं क्या? टेम्परेचर। ठीक है, तापमान। टेम्परेचर के बारे में पढ़ रहे हैं कि पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर ध्वनि का जो वेग है कितना बढ़ रहा है? 0.61 मीटर पर सेकंड, 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है। क्लियर। इसके लिए एक फॉर्मूला पढ़ते हैं कि VT बराबर V 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 0.61T
ये फॉर्मूला है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि T तापमान पर ध्वनि का वेग, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि का वेग है, उसके अंदर जोड़ दो 0.61 T। अरे सिंपल सी बात है, 331 कब है? 0 डिग्री पर, है ना। और हर डिग्री के साथ 0.61 बढ़ रहा है, तो अगर आप जितना डिग्री बढ़ाओगे, हर डिग्री के साथ 0.61 ऐड होता जाएगा और उस तापमान पे आ जाएगा। तो चाहो तो कंसेप्ट याद रख लो, चाहो तो फॉर्मूला याद करो, VT बराबर V0 प्लस 0.61 T, है ना। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि का वेग 332, 331, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 346। गैसों में ध्वनि का वेग अणु भार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गैसों में ध्वनि का वेग का मतलब हो गया कि गैसों में जो ध्वनि का वेग है V इज प्रोपोर्शनल टू 1/√m, है ना। अलग अलग गैसों में ध्वनि का वेग आपसे पूछे, क्लियर, तो उनके अणु भार का, उनके मॉलिक्यूलर वेट का क्या कर डालो, है ना, मॉलिक्यूलर वेट को, है ना, √m कर डालो। यानी अगर दो गैसेस में आपको ध्वनि के वेग का अनुपात पूछ रहा है तो आपको उनके अणुभार पता है, तो आप निकालेंगे V1/V2 बराबर √m2/m1। उल्टा करेंगे, समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती का रिश्ता आपको अच्छे से पता होगा, क्लियर, ठीक है। उसके बाद आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। ध्वनि के वेग पर आर्द्रता का जो प्रभाव है वो समानुपाती होता है। धुंध में, कोहरे में, रात्रि के समय ध्वनि दूर तक जाती है, ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस समय ह्यूमिडिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो आर्द्रता, याद रखना, ह्यूमिडिटी के कारण जो ध्वनि का वेग है वो क्या होता है? बढ़ता है। उसके बाद प्रेशर की बात करते हैं, तो जो आइडियल गैस है उनके प्रेशर पर, उनके वेलोसिटी पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन वास्तविक गैसों का जो वेग है वो दाब बढ़ाने पर, जो रियल गैसेस हैं, लेकिन पेपर में अगर आपको आइडियल और वास्तविक नहीं मेंशन किया हुआ तो आपको आइडियल गैस की तरह ही आंसर करना है, नो चेंज, है ना, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में जनरली यही पूछता है, प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो एग्जाम में मेंशन करता है वास्तविक गैस, ट्रू गैसेस, रियल गैसेस, है ना, तब, क्लियर। फ्रीक्वेंसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और गैसों की प्रकृति में ध्यान रखना है कि जो मोनोएटॉमिक, जो एक परमाणविक गैसें होती हैं, जो मोनोएटॉमिक गैसेस होती हैं उनमें ध्वनि का वेग ज्यादा होता है, डाइएटॉमिक में कम होता है, ट्राइएटॉमिक में जनरली, अपवाद एक्सेप्शंस मौजूद हैं, बिल्कुल मौजूद है। लेकिन अगर सिंपल डायरेक्ट यही पूछ ले कि मोनोएटॉमिक में वेलोसिटी ज्यादा मिलेगी, डाइएटॉमिक में, ट्राइएटॉमिक में, तो आपको ये बताना है। बाकी तो आपको अगर पूछ रहा है तो हाइड्रोजन, हीलियम, जो भी आपके सामने मेंशन है उसमें पढ़ेंगे, क्योंकि कई और भी फैक्टर हैं जो काम करते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हमने डिस्कस किए, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, हमारे पास एक कंसेप्ट है मैक नंबर। मैक नंबर क्या होता है ना, वायुयान की चाल या किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट की स्पीड, और उसके बाद वी साउंड इन एयर, है ना, ध्वनि का वेग किसके अंदर? वायु में। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड के साथ, किसी भी वस्तु की चाल के साथ वायु में जो ध्वनि की चाल है उसको अगर हम कंपेयर कर दें तो उससे जो नंबर निकल के आता है, मैक नंबर। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कंपेयर करना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कंपेयर करना है तो 331, 332 के साथ करिए, और अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कंपेयर करना है तो 346 के साथ कीजिए, ठीक है। वो एग्जामिनर आपको इंडिकेट करेगा। जैसे समझिए यदि कोई ऑब्जेक्ट 332 की स्पीड से उड़ रहा है तो बताओ मैक नंबर निकालना है, तो बताओ 332 वस्तु की चाल और वायु में ध्वनि की चाल भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 332, मतलब उस ऑब्जेक्ट की चाल कितनी हो गई? 1 मैक। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कई बार कि कोई ऑब्जेक्ट 2 मैक की स्पीड से उड़ रहा है, तो बताओ उसकी चाल क्या होगी? तो 1 मैक 332 के बराबर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, है ना, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 346 के बराबर। तो 1 मैक अगर 336 के बराबर है तो 332 के बराबर है तो 2 मैक 664 के बराबर होगा। समझ गए? निकाल पाएंगे। अब दो विमान की बात करें तो एक होता है सबसोनिक, जिनका मैक नंबर 0.8 से कम होता है, ठीक है। इंफ्रासोनिक, जिनका मैक नंबर जो है 1 से कम होता है, वैसे देखा जाए तो 0.1 से लेकर 1.2 तक, लेकिन 1 मैक से कम। तो 1 मैक से कम पर जो होते हैं उन्हें अवध्वनिक बोला जाता है। देखा जाए तो क्या बोला जाता है? अवध्वनिक। ध्वनि की चाल से कम चाल, अवध्वनिक, है ना। ये ध्वनि की चाल से कम चाल से उड़ते हैं, ध्वनि की चाल से कम चाल, सबसोनिक बोला जाता है। प्रॉपर देखा जाए तो इंफ्रासोनिक वर्ड की जगह सबसोनिक वर्ड काम में लिया जाता है, ध्वनि की चाल से कम चाल। तो
साउंड की स्पीड से कम स्पीड से जो एयरक्राफ्ट उड़ते हैं उनको सबसोनिक विमान बोला जाता है, अवध्वनिक बोला जाता है, सबसोनिक। और वो जनरली 1 मैक से नीचे होते हैं। इसमें भी 2 कैटेगरीज कई बुक्स ने की हुई है, लेकिन हम सबसोनिक को, है ना, 1 मैक से नीचे हम सबसोनिक पढ़ सकते हैं। जो 1 मैक की स्पीड से ही उड़ते हैं उनको सोनिक कहते हैं, और जो 1 मैक से 5 मैक तक उड़ते हैं उनको सुपरसोनिक बोला जाता है। सुपरसोनिक, है ना, इनको बोला जाता है पराध्वनिक। और हाइपरसोनिक जो होता है उन्हें बोला जाता है अति पराध्वनिक। क्लियर? लेकिन इंग्लिश में ही आप पढ़े, ठीक है, हिंदी थोड़ी सी टिपिकल बन जाती है। सुपर का मतलब है ज्यादा, सुपरसोनिक, और हाइपर का मतलब बहुत ज्यादा, है ना, हाइपरसोनिक। तो हाइपरसोनिक 5 मैक से ऊपर। अब सुनो, जो सुपरसोनिक विमान होते हैं वो इलास्टिक मीडियम में, इलास्टिक का मतलब है ऐसा मीडियम जिसमें पार्टिकल्स जाते हैं वापस आ जाते हैं अपनी जगह पर। जनरली मोस्ट ऑफ द मीडियम्स इलास्टिक है। तो सुपरसोनिक जो व्हीकल होते हैं, जब वो उड़ते हैं तो एनवायरनमेंट में हाई प्रेशर की, है ना, क्या करते हैं, शॉक वेव्स जनरेट करते हैं। और इसीलिए वो हाई प्रेशर की शॉक वेव्स, जब सुपरसोनिक से ज्यादा स्पीड से कोई व्हीकल उड़ता है, कोई एयरक्राफ्ट उड़ता है, तो हाई प्रेशर की शॉक वेव्स प्रघाती तरंगें जनरेट करता है। और प्रघाती तरंगों का जो पथ होता है वो कॉन की फॉर्म में होता है, कॉनिकल पाथ होता है। और वो कॉनिकल पाथ जो है आगे बढ़ता जाता है, और वो क्या करता है, मकानों की खिड़कियां तोड़ जाता है, बिल्डिंग्स को हिला जाता है। इसीलिए जब किसी भी, कई फिल्मों में आप देखते होंगे, जब किसी भी बिल्डिंग के बगल में से तेज स्पीड से एयरक्राफ्ट गुजरते हैं तो जो बिल्डिंग्स हैं उनके जो शीशे हैं वो चटक जाते हैं, खिड़कियां टूटने लग जाती हैं। रीजन क्या है बताओ? शॉक वेव्स, प्रघाती तरंगे इज द की, प्रघाती तरंगे वहां पे रीजन है। ठीक है, बात समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम मुझे बताइएगा, उम्मीद करता हूं नहीं होगी। क्लियर? तो ये हमारा मैक नंबर का कंसेप्ट था। एक एक चीज बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये स्पीड ऑफ साउंड बहुत जरूरी है, आपको याद रखना है, ये रट्टा है कंप्लीटली। ठीक है, क्लियर? तो ऑर्डर याद रखें, नंबर भी आपको याद रखना है, लिख लिख के ही याद होगा। तापमान प्रत्येक डिग्री सेंटीग्रेड के साथ 0.61 बढ़ रहा है वायु में। गैसों की ध्वनि का वेग अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है, 2 अलग अलग गैसेस की अगर आपसे बात करें। ठीक है, चलिए बोलो, कोई दिक्कत बताइएगा जल्दी से जल्दी। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? उम्मीद करता हूं नहीं होगी। चले, ओके, 1 सेकेंड। क्लियर? कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? मैं उम्मीद करता हूं नहीं होगी। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, मैक नंबर समझाया। ध्वनि बूम, दोस्तों बात वही है, ध्वनि बूम वही है जो हम बात कर रहे थे, शॉक वेव। जब कोई पिंड ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से, ध्वनि की चाल से ज्यादा जा रहा है, सुपरसोनिक जा रहा है या हाइपरसोनिक जा रहा है, ध्वनि की चाल से कम ज्यादा, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है ना। गोलियां, जेट वायुयान आदि सुपरसोनिक चाल से चलते हैं, पराध्वनिक बोला जाता है। जब ध्वनि उत्पादक स्रोत ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से गति करता है तो ये वायु में क्या जनरेट करते हैं, एयर में शॉक वेव्स जनरेट करते हैं, है ना। और शॉक वेव में हाई एनर्जी होती है, और ये शॉक वेव्स एयर के प्रेशर में क्या कर देती हैं, चेंज करके एक बहुत बड़ा, है ना, बहुत बड़ी जो साउंड है वो जनरेट कर देती हैं, जिसे ध्वनि बूम कहते हैं। ठीक है, जैसे आप देखो वायुयान उड़ता है तो कितना ध्वनि बूम पैदा हो जाता है ना, वायुयान उड़ता है तो आवाज आती है ना। पहले होता था, पहले हम जब बच्चे थे, और आज भी बड़े हो गए, फिर भी क्या होता है, जैसे ही आवाज आती है, साहब कोई प्लेन आ रहा है, प्लेन की कितना बूम में, है ना, साउंड बूम पैदा हो जाता है वहां पे शॉक वेव्स के कारण। ठीक है, हाई प्रेशर का वहां पे साउंड जनरेट हो जाता है, और वो हम सुनते हैं, बहुत बहुत गौर करके सुनते हैं। ठीक है, तो शॉक वेव्स, ध्वनि बूम पैदा हो जाता है। पराध्वनिक वायुयान से उत्पन्न इस ध्वनि बूम में इतनी मात्रा में ऊर्जा होती है, खिड़कियों के शीशे तोड़ सकता है, यहां तक कि भवनों को क्षति पहुंचा सकता है। दैट इज शॉक वेव्स। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर। उसके बाद मैं बात करता हूं श्रवण सहायक युक्ति। कई लोगों के कान में, आपने देखा होगा, कई लोगों के कान में एक डिवाइस लगी होती है। जिन लोगों को कम सुनाई देता है ना, उनका साउंड को कलेक्ट नहीं कर पाते उनके कान, इस यंत्र की आवश्यकता होती है। बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये क्वेश्चन आता है क्या क्या लगा होता है। एक तो माइक्रोफोन के साथ लगा होता है साहब एक एम्पलीफायर, ठीक है, और एक लगा होता है स्पीकर। क्लियर? अब सुनो, माइक्रोफोन का काम क्या है। देखो, साउंड को लेगा, साउंड को माइक्रोफोन क्या करता है, साउंड को माइक्रोफोन साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर देता है।
इलेक्ट्रिक एनर्जी को जो एम्पलीफायर है ना, एम्पलीफायर वो क्या कर देता है उसको, है ना, उसको पावरफुल बना देता है। एम्पलीफायर क्या कर देता है, इनको एम्पलीफाई कर देता है, और एम्पलीफाई करने के बाद जो स्पीकर है ना, वो उस बंदे के कान के पर्दे तक क्या कर देता है, उसको पहुंचा देता है। स्पीकर क्या करता है, वापस साउंड की जो तरंगे हैं उनको किस में कर देता है ना, वापस जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है, इलेक्ट्रिक सिग्नल को वापस किस में कन्वर्ट कर देता है, साउंड में, कान के डायफ्राम पर। तो ये कंसेप्ट है इसका। क्वेश्चन आते हैं पेपर में, याद रखिएगा कौन एम्पलीफाई कर रहा है, ये याद रखिएगा, ठीक है। कौन जो है ना, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में माइक्रोफोन कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो इसे श्रवण सहायक युक्ति बोला जाता है, ठीक है। और 1 सेकंड में थोड़ा सा इसको आई थिंक सो ऑडियो फोन कहते हैं, मैं इंग्लिश में एक बार सर्च कर लेता हूं, ठीक है। यस, इसको ऑडियो फोन कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिएगा। वन सेकंड, है ना। तो वैसे हियरिंग असिस्टेंट या हियरिंग इंपेयरमेंट बोला जाता है इसको, ऑडियो फोन भी कह दिया जाता है, ठीक है। कैसे काम करता है आपको बता चुका हूं बहुत अच्छे तरीके से। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट पर, ध्वनि का परावर्तन। दोस्तों सबसे पहले समझ लीजिए ध्वनि प्रकाश के समान कौन कौन से गुण दर्शाती है। ध्वनि दोस्तों परावर्तन दर्शाती है, रिफ्लेक्शन दर्शाती है साउंड, ध्वनि अपवर्तन दर्शाता है, अलग मीडियम में जाते ही बेंड होता है, रिफ्रैक्शन भी शो करता है, ध्वनि विवर्तन भी शो करता है, डिफ्रैक्शन, है ना, और प्रकाश से ज्यादा करता है, अवरोधक के किनारों से मुड़कर आगे पहुंच जाता है, व्यतिकरण इंटरफेरेंस भी शो करता है, इंटरफेरेंस भी शो करता है, इंटरफेरेंस, है ना। लेकिन क्या नहीं शो करता, ध्रुवण, पहले ही कह चुका हूं, पोलराइजेशन। क्यों, क्योंकि ध्वनि तरंगे कैसी तरंग है, ध्वनि तरंगे, है ना, आपके लॉन्गिट्यूडाइनल वेव्स है, और लॉन्गिट्यूडाइनल वेव्स जो होती हैं वो ध्रुवण नहीं दर्शाती। लॉन्गिट्यूडाइनल वेव्स जो होती हैं वो क्या नहीं शो करती, वो ध्रुवण शो नहीं करती, तो ध्रुवण नहीं दर्शाती। अब जब परावर्तन की बात करते हैं तो परावर्तन का मतलब होता है बैरियर से टकरा कर लौट आना। लेकिन अगर छोटा बैरियर हुआ, ध्यान रखना ध्वनि का परावर्तन बड़े बैरियर से ही होता है। अगर छोटा बैरियर हुआ तो ध्वनि के पास एक और प्रॉपर्टी है, विवर्तन। अगर छोटा बैरियर हुआ तो ध्वनि उसके किनारों से मुड़ जाएगी, क्योंकि ध्वनि की वेवलेंथ, अगर समझो बड़ा बैरियर होगा तो ध्वनि का जो तरंग दैर्ध्य है, एक कंपन में चली गई दूरी, मतलब ध्वनि की एक छलांग की लंबाई। तो अगर छोटा बैरियर होगा और ध्वनि की एक छलांग उससे बड़ी हुई तो ध्वनि छलांग लगा के बैरियर को कूद जाएगी और आगे चली जाएगी, वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी। लेकिन अगर बड़ा बैरियर होगा और ध्वनि की छलांग उसके छोटी रह गई, वेवलेंथ छोटी रह गई, तो बताओ वो उसको लांघ नहीं पाएगी, वो उसको जंप नहीं कर पाएगी, और वापस क्या होगा, वो साउंड, है ना, आएगा। तो बड़े बैरियर से, ठीक है। एग्जाम्पल में बात करें ई को, प्रतिध्वनि, ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान देना। प्रतिध्वनि का मतलब होता है, किसी पहाड़ी क्षेत्र में चले जाओ, किसी कुएं में जाकर जोर से चिल्लाओ, हेलो, आवाज आती है, हेलो 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 हेलो। और हमने कई बार कौतूहल में वहां तरह तरह की चीजें बोल के देखा है, तू पागल है, तू पागल है, तू पागल है, तू पागल है, ऐसा बोलता है नहीं बोलता, वो इको है। तो याद रखना, हमारे कानों पर जो साउंड है वो 1/10 सेकंड तक, यानी कि 0.1 सेकंड तक हमारे कानों पर साउंड का प्रतिबिंब रहता है। यानी जो भी हम सुनेंगे ना वो 0.1 सेकंड तक हमारे कानों पर रहेगा। मतलब अगर कोई भी साउंड 0.1 सेकंड से कम के गैप में हम तक आ रहा है, हम उसे सुन नहीं पाएंगे। समझने की कोशिश करिए कि अगर मैंने सुना हेलो, तो मैं दूसरा साउंड अगले 1/10 सेकंड के गैप के बाद ही सुन पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं जो भी सुन रहा हूं वो 0.1 सेकंड तक मेरे कानों पर है। इसका मतलब दो साउंड के बीच में अगर आपको क्लियर सुनना है तो दो साउंड के जो बीच गैप है, दो साउंड के बीच गैप कितना होना चाहिए, 1/10 सेकंड से ज्यादा। दो साउंड के बीच का गैप, है ना, 1/10 सेकंड से ज्यादा होना चाहिए, तभी मैं सुन सकता हूं उसको। बात समझ में आ रही है? तो जनरली मुझे मेरा इको क्यों नहीं सुनाई दे रहा, है ना, जनरली मुझे मेरा इको छोटे हॉल में क्यों नहीं सुनाई दे रहा? समझो, मैंने बोला हेलो, टकरा के और साउंड तुरंत वापस आ गया दीवारों से, क्योंकि छोटा रूम है।
टकरा के तुरंत वापस आ गया, 1/10 सेकंड से पहले ही वापस आ गया, इसीलिए मैं अपनी आवाज का इको नहीं सुन पा रहा। समझो, मैंने बोला हेलो, अब ये हेलो बोला, मेरे जो स्टूडियो की दीवारें छोटी है, तुरंत से टकरा के वापस आ गया, 1/10 सेकंड से पहले ही वापस आ गया, तो मैं इसको नहीं सुन पाया, इको नहीं सुनाई दिया मुझे। लेकिन बड़ा हॉल होता है ना, और साउंड जाता टकरा के, बड़ा हॉल होता, खाली हॉल होता, कोई भी साउंड को रिफ्लेक्ट करने वाला नहीं होता, तो साउंड जाता, दीवारों से टकरा के आता, और अगर टाइम 1/10 सेकंड से ज्यादा हो गया तो मुझे मेरी ही आवाज सुनाई दे जाती, हेलो हेलो हेलो। तो बड़े पहाड़, किसी कुएं के अंदर, वहां ये कंसेप्ट होता है। तो क्यों? क्योंकि अगर आपको अपने साउंड का इको सुनना है तो बात को समझो, कम से कम 1/10 सेकंड का अंतर जरूरी है। अब समझो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि का वेग कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि का वेग कितना होता है बताओ? 332 मीटर, 31 32 कुछ भी आसपास पढ़ लीजिए। 332 मीटर पर सेकंड वेग है ध्वनि का। अब बताओ 1/10 सेकंड में मुझ तक वापस आनी चाहिए, 1/10 सेकंड में कितना चल जाएगा साउंड? 1/10 सेकंड में वापस आना चाहिए, है ना? तो 1/10 सेकंड में कितना चल जाएगा? लगभग 33.2 मीटर चल जाएगा। अब इसका मतलब है कि ध्वनि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि 33.2 मीटर दूरी जब तक तय नहीं कर लेगी ना, तब तक मुझ पर वापस नहीं आएगी। समझो बात को। क्यों? क्योंकि 1/10 सेकंड में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि कितना पहुंच जाती है? 33.2 मीटर, है ना? अब 33.2 का ट्रेवल उसे करना ही पड़ेगा, तब आपके पास वापस आएगी। 33.2 में आधा जाने का, आधा आने का, तो याद रखिएगा 16.6 मीटर। तो ध्यान रखना है कि जब तक ध्वनि के सोर्स और बैरियर के बीच में जब तक रुकावट आपसे 16.6 मीटर की दूरी पर कम से कम नहीं है ना, तब तक आपको साउंड वापस नहीं सुन पाएंगे। मतलब 16.6 मीटर से कम दूरी पर आप इको नहीं सुन सकते, है ना? मेरे रूम की दीवारें 16.6 से छोटी हैं, तो मैं इको नहीं सुन पा रहा, मेरी आवाज गूंज नहीं रही। और अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर चले गए मेरे भाइयों, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या एनसीईआरटी ने 22 डिग्री सेंटीग्रेड का एग्जाम्पल लिया, 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर बात करेंगे, 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि का वेग कितना होता है? 344। 344 का मतलब है, 344 का मतलब समझो 34.4 मीटर चलेगा वो 1/10 सेकंड में। तो 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर 334.4 में 2 का भाग लगा दो, यानी 17.2 मीटर। तो एनसीईआरटी ने तो 17.2 की वैल्यू दी है कि अगर आपको क्या करना है, अगर आपको इको सुनना है ना, अगर आपको इको सुनना है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि के स्रोत और अवरोधक के बीच की दूरी 16.6 मीटर होनी चाहिए, और 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर 17.2 मीटर होनी चाहिए। ऑन एन एवरेज 17 मीटर याद कर सकते हो। तो क्वेश्चन आता है इको सुनने के लिए स्रोत और श्रोता के बीच, स्रोत और अवरोधक के बीच, सोर्स और बैरियर, क्योंकि बैरियर से टकरा कर आएगा। अब टकरा कर आएगा तो जाने का और आने का दोनों दूरी अलग अलग होगी, तो आपसे कितनी दूरी पर होना चाहिए? तो कम से कम जो बैरियर है वो हमसे इतनी दूरी पर तो होना ही चाहिए। इससे कम दूरी पर बैरियर है तो हम साउंड को क्या नहीं कर पाएंगे? वापस सुन नहीं पाएंगे, इको नहीं सुन पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है प्रतिध्वनि सुनने के लिए दो ध्वनियों के बीच में कितना गैप होना चाहिए? 0.1 सेकंड या 1/10 सेकंड, है ना? क्वेश्चन आ जाता है कि 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि को कितना ट्रेवल करना पड़ेगा? तो टोटल ट्रेवल करना पड़ेगा 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर 33.4 मीटर और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 33.2 मीटर, है ना? सॉरी, ये 34.4 होगा, है ना? 33.4 नहीं, ये कितना होगा? 34.4 होगा। ठीक है, 344 है तो 34.4। क्लियर? तो क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको इको सुनने के लिए बैरियर कम से कम कितना दूर होना चाहिए? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 16.6 और इधर 17.2। ठीक है, अब ये तो हुआ सिंगल इको। अब जब मल्टीपल इको हो रहा हो, बहुत ज्यादा बार ध्वनि का परावर्तन हो रहा हो, तो दोस्तों ये बादलों की गड़गड़ाहट, बादल टकराते हैं, ध्वनि आती है, ठीक है, और धरातल से टकरा के वापस जाती है, तो बादलों की जो गड़गड़ाहट है ना वो। इसके अलावा रिवर्बरेशन, इसको मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा। रिवर्बरेशन क्या होता है? अनुरणन। किसी हॉल के अंदर आपने देखा होगा कोई बड़ा हॉल है, बड़ा पंडाल है, और उस बड़े हॉल में आपको स्पीच दे रहे हो, है ना? किसी बड़ा क्लासरूम है, खाली क्लासरूम है ना? ध्वनि को कोई अवशोषित करने वाला नहीं है, खाली क्लासरूम में आप, कई बार बड़े क्लासरूम में आप बोल रहे हो, किसी बड़े हॉल में बोल रहे हो, तो आप ही की आवाज गूंजती है, और आप ही की आवाज गूंजती है तो आप साउंड को क्लियर नहीं सुन पाते। इस कंसेप्ट को रिवर्बरेशन कहते हैं, अनुरणन कहते हैं, मैं समझाऊंगा। इसके बाद मेगाफोन या लाउड स्पीकर, हॉर्न, ट्रम्पेट, तुरही, है ना? और क्या होता है? हॉर्न है, तुरही है, और शहनाई,
है ना, ये क्या करते हैं, एक दिशा में ध्वनि को क्या करते हैं, बार बार परावर्तित करके और आगे भेजते हैं। इसके अलावा कॉन्सर्ट हॉल, कोई भी कॉन्सर्ट हॉल है, कोई भी कॉन्फ्रेंस हॉल है, क्वेश्चन आता है ना, उसकी दीवारों पर क्या लगाया जाता है, कर्व रूफ बनाया जाता है, या जहां पर भी ध्वनि का स्रोत है या जगह जगह पर क्या लगा दिए जाते हैं, साउंड की प्लेट लगा दी जाती है ऐसी, है ना, कर्व घुमावदार प्लेट लगा दी जाती है ऐसी। क्यों? क्योंकि ये क्या करती है बताओ, ये साउंड को अच्छे से, है ना, रिफ्लेक्ट कर पाती हैं। ठीक है, ये साउंड को क्या कर लेती हैं, रिफ्लेक्ट कर लेती हैं, अच्छे से रिफ्लेक्ट कर पाती हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई, किसी कॉन्सर्ट हॉल के अंदर बात कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको मल्टीपल इको के एग्जांपल, तो मल्टीपल इको बारंबार परावर्तन, तो याद रखिएगा, ध्वनि की गड़गड़, बादलों की गड़गड़ाहट, अनुरणन, मेगाफोन, लाउडस्पीकर, हॉर्न, ट्रम्पेट और शहनाई, है ना, कॉन्सर्ट हॉल की दीवारों का वक्राकार बनाया जाना या ध्वनि पट्ट लगाया जाना, वक्राकार छत, क्वेश्चन आता है वक्राकार छत। ठीक है, और साउंड प्लेट, ध्वनि पट्ट, एनसीईआरटी ने कहा है ध्वनि पट्ट। अच्छा, वक्राकार का मतलब है कर्व, ऐसे मतलब बकराकार, बकरीकार, बकराकार, है ना, तो बकरे के जैसा आकार मत बना देना भाई। ठीक है, अर्थ का अनर्थ मत करना। ठीक है, जैसे ये देखो ध्वनि के मल्टीपल परावर्तन के एग्जांपल, लाउड स्पीकर, एनसीईआरटी, लाउड स्पीकर, हॉर्न, तुरही बोला जाता है, ट्रम्पेट, शहनाई जैसे वाद्य यंत्र, है ना, इसी प्रकार बनाए जाते हैं। इनका जो आगे का सिरा है वो देखो कोन की फॉर्म में होता है, कोन की फॉर्म में होता है, शंकु की फॉर्म में होता है। देखो ये बाजा होता है ना वो, ठीक है, वो शानदार बजते हैं, बहारो फूल बरसाओ, वो बजता नहीं है क्या वो, है। ठीक है, तो इसके अलावा वो ऑटो में हॉर्न रगड़ता है ना, आजकल तो खैर वैसा हॉर्न आता है, पहले के ऑटो में क्या होता था, ऐसे पीछे वो फूंक मारने वाला होता था, ऐसे उसको दबाते थे तो हॉर्न बजता था। ठीक है, तो ये मल्टीपल इको है, क्लियर। चलो, उसके बाद में कुछ एनसीईआरटी फैक्ट से पहले मैं आपको रिवर्बरेशन के बारे में, मैं आपको अनुरणन के बारे में जानकारी दूंगा। अनुरणन, रिवर्बरेशन, रिवर्बरेशन, अनुरणन क्या होता है। पहली बात तो आपको बता दिया, अनुरणन मल्टीपल इको बहुलित परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अब समझो रिवर्बरेशन क्या होता है। किसी बड़े हॉल में, किसी बड़े हॉल में ध्वनि का मल्टीपल इको या बार बार परावर्तन के कारण, मल्टीपल इको के कारण स्पष्ट सुनाई नहीं देना, मल्टीपल इको के कारण क्लियर सुनाई नहीं देना ही रिवर्बरेशन है, क्लियर सुनाई नहीं देना। बात समझ में आ गई यहां तक, क्लियर। तो किसी भी बड़े हॉल के अंदर ध्वनि क्लियर नहीं सुनाई दे रही, इसको क्या बोला जाता है, इसको अनुरणन बोला जाता है। ठीक है, अब इस अनुरणन को कम करने के लिए, अनुरणन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, ध्वनि अवशोषक यंत्र लगाते हैं, साउंड एब्जॉर्बर लगाते हैं, ध्वनि अवशोषक यंत्र लगाते हैं, ध्वनि एब्जॉर्बर, ध्वनि अवशोषक पदार्थ। अब ध्वनि अवशोषक के तौर पर देखो क्या, ध्वनि अवशोषक के तौर पर हम कर्व, वक्राकार छत बना देते हैं, कर्व रूफ बना देते हैं। इसके अलावा, है ना, जो शीट होती हैं, है ना, वो कैसी बना देते हैं, गद्देदार शीट बना देते हैं, कुशन शीट बना देते हैं। उसके अलावा कारपेट बिछा देते हैं, कारपेट। दीवारें, जो दीवारें हैं उनमें क्या दे देते हैं बताओ, उनमें कर्व दे देते हैं। दीवारों में कर्व की जगह दीवारें जो होती हैं उनको इस तरह से ऊंचा नीचा बना देते हैं ताकि सरफेस एरिया क्या हो जाए, बढ़ जाए। इसके अलावा वहाँ पे क्या करते हैं, इसके अलावा, ठीक है, बड़े बड़े पर्दे लगा देते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो क्या करते हैं, ध्वनि को अवशोषित करने के लिए, साउंड को एब्जॉर्ब करने के लिए, ताकि साउंड बार बार इको ना हो, उसको अवशोषित करने के लिए क्या कर दिया जाता है बताओ, है ना, वहां पर क्या करते हैं, फर्श पर, है ना, कारपेट, सीटों में गद्दी, रुई आदि लगा देते हैं। खुरदरे प्लास्ट, संपीड़ित कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड, एनसीईआरटी कहती है कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड, कंप्रेस्ड संपीड़ित फाइबर बोर्ड लगा देते हैं, फाइबर के कंप्रेस्ड बोर्ड लगा देते हैं। ठीक है, प्लास्टिक मटेरियल काम में लेते हैं ताकि साउंड को क्या किया जाए, एब्जॉर्ब किया जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, एक कंसेप्ट आता है, अनुरणन काल, रिवर्बरेशन पीरियड किसे कहा जाता है। तो किसी हॉल में किसी भी शोर से निकाली हुई जो आवाज है वो कितनी देर तक सुनाई देती है, उसे क्या बोला जाता है, अनुरणन काल। किसी हॉल में, किसी हॉल में कोई ध्वनि, किसी हॉल में कोई ध्वनि कितनी देर तक सुनाई देती रहती है, कितनी देर तक सुनाई देती रहती है,
उसे बोला जाता है रिवर्बरेशन पीरियड, उसे बोला जाता है अनुरणन काल, रिवर्बरेशन पीरियड। बात समझ में आ गई। और ये जो रिवर्बरेशन पीरियड की अगर हम बात करें तो अगर ये 0.8 सेकंड से ज्यादा है, 0.8 सेकंड से ज्यादा है तो आप साउंड को स्पष्ट नहीं सुन पाएंगे, साउंड क्लियर नहीं सुन पाएंगे। यानी किसी भी हॉल का अनुरणन काल, यानी किसी भी हॉल में कोई भी बोली गई बात अगर 0.8 सेकंड से ज्यादा तक टिक रही है तो आप उसमें चीजों को नहीं सुन पाएंगे। क्लियर। किसी भी हॉल का रिवर्बरेशन पीरियड अगर 0.8 सेकंड से ज्यादा है, कितना, 0.8 सेकंड से ज्यादा है रिवर्बरेशन पीरियड, यानी कि हॉल में ध्वनि 0.8 सेकंड से ज्यादा तक सुनाई देती रही है, वही बार बार इको के कारण सुनाई दे रही है, तो आप उस हॉल में स्पीच को प्रॉपर नहीं सुन पाएंगे। क्लियर। बात समझ में आ गई यहां तक, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अनुरणन काल के लिए एक वर्ड काम में लिया जाता है T60, है ना, क्यों? क्योंकि ये वो समय है जिसमें 60% जो तीव्रता है वो घट जाती है, 60% इंटेंसिटी घट जाती है। क्लियर। तो कई बार ये अनुरणन काल के बारे में पूछा जाए, रिवर्बरेशन पीरियड क्या है, तो इसको T60 पीरियड भी बोलते हैं। ऐसा पीरियड जिसमें किसी भी साउंड की इंटेंसिटी 60% तक घट जाती है, किसी भी साउंड की इंटेंसिटी 60% तक घट जाए। ठीक है। तो रिवर्बरेशन अनुरणन क्या है? किसी भी बड़े हॉल के अंदर मल्टीपल इको, बार बार ध्वनि के परावर्तन के कारण स्पीच प्रॉपर नहीं सुनाई देता, एक ही ध्वनि बार बार तक सुनाई देती रहती है। इसके लिए हम साउंड को एब्जॉर्ब करने वाले क्या लगा देते हैं वहां पे, है ना, जो डिवाइसेस लगा देते हैं, इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं, कर्व वक्राकार छत बना देते हैं। ठीक है, कर्व छत बना देते हैं, वक्राकार छत बना देते हैं ताकि साउंड ऊपर से छत से जो है ना, वक्राकार छत जो होता है उसका एरिया ज्यादा है, वक्राकार छत का एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा साउंड को क्या कर पाएगी, है ना, एब्जॉर्ब कर पाएगी। शीट है, ठीक है, गद्देदार शीट, कारपेट लगा देते हैं, दीवारों पर क्या कर देते हैं बताओ, दीवारों को ऊंचा नीचा सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, पर्दे जो होते हैं वो वहाँ पे लगा देते हैं, कंप्रेस्ड संपीड़ित फाइबर बोर्ड लगा देते हैं, प्लास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक, है ना, खुरदरा प्लास्टर जो है वहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, खुरदरा प्लास्टर, खुरदरा प्लास्टर होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा ना, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। छतों पर दीवारों पर क्या कर देते हैं, रफ प्लास्टर, खुरदरा प्लास्टर लगा देते हैं जिससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो साउंड को एब्जॉर्ब अच्छे से कर लेगा। ठीक है, क्लियर। इसके बाद कुछ एनसीईआरटी फैक्ट्स की बात कर रहा हूं मैं। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुकलेट ने कुछ फैक्ट्स दिए हैं कि भाई ध्वनि पैदा क्यों हो रही है। तो ध्वनि के पैदा होने का कारण है वाइब्रेशन। आपने कोई भी वाइब्रेशन जनरेट किया, जो पार्टिकल होते हैं, कण होते हैं, वो आगे वाले कण को क्या करते जाते हैं, उस वाइब्रेशन को आगे बढ़ाते जाते हैं और वो वाइब्रेशन माध्यम में आगे बढ़ता चला जाता है। इसीलिए ध्वनि को गति करने के लिए क्या चाहिए, माध्यम। ठीक है, ध्वनि संपीड़न और विरलन के माध्यम से आगे बढ़ती है। संपीड़न वो जगह है जहां पे प्रेशर और घनत्व ज्यादा होता है, संपीड़न प्रेशर घनत्व ज्यादा, विरलन प्रेशर और घनत्व कम। ठीक है, चलिए ये डायग्राम देखिए। ये किसी भी ध्वनि स्रोत है ना से, ये आपने स्वरित रहे इसको ऐसे हिलाया, ठीक है, आवाज निकली, आवाज निकली। देखो ये वाला जो एरिया है, ये वाला देखो क्लोज, क्लोज तो बताओ डेंसिटी ज्यादा, डेंसिटी ज्यादा और प्रेशर ज्यादा, डेंसिटी और प्रेशर ज्यादा है तो बताओ ये क्या है, कंप्रेशन है, संपीड़न है ना। और इस वाले जगह में देखो, इस वाले जगह में बिल्कुल दूर दूर, तो बताओ डेंसिटी क्या हो गई, डेंसिटी आपके कम हो गई, है ना, और प्रेशर भी कम होगा। डायग्राम देकर पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो ये वापस कंप्रेशन है, संपीड़न है, और ये वापस रेयरफेक्शन है, विरलन है। ठीक है, तो संपीड़न कम डेंसिटी वाला एरिया, जो सॉरी कम डेंसिटी वाला एरिया ये, ठीक है, ये वाला क्या होगा, विरलन होगा। और ज्यादा डेंसिटी जिसमें एकदम पास पास आ गई चीजें, है ना, वो क्या होगा बताओ, वो आपका हो जाएगा, है ना, ज्यादा डेंसिटी वाला संपीड़न, कम डेंसिटी वाला विरलन। ठीक है, और एनसीईआरटी का डायग्राम देखो। देखो भाई, अगर आपसे बात अभी मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा रोक के लूंगा, अभी मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूं। 1 सेकेंड, इसको देखिए, ये, हाँ देखो, जब स्पीकर से साउंड निकलता है तो हम बात करते हैं प्रेशर और डेंसिटी दोनों को लेकर बात करते हैं। 1 सेकेंड, प्रेशर को लेकर देखो बात करो, यहां तक जब आप गौर करोगे तो प्रेशर आपको, है ना, यहां पे डेंसिटी आपको ज्यादा मिलेगी और ये विरलन है, डेंसिटी कम। फिर वापस संपीड़न आ गया, डेंसिटी ज्यादा, विरलन डेंसिटी कम, फिर डेंसिटी ज्यादा, ये संपीड़न आ गया, फिर विरलन आ गया। ठीक है, तो डेंसिटी आप देखो ज्यादा से कम, ज्यादा कम, ज्यादा कम, ये चल रही है। प्रेशर की भी बात करेंगे तो देखो संपीड़न में इधर प्रेशर ज्यादा, फिर ये कम हो गया, फिर प्रेशर ज्यादा हो गया, फिर प्रेशर कम हो गया, फिर प्रेशर ज्यादा, फिर प्रेशर कम। तो संपीड़न के अंदर आप देख रहे हैं डेंसिटी ज्यादा है,
है ना, और प्रेशर भी ज्यादा है। ठीक है, तो जब घनत्व और दाब का ग्राफ बनाएंगे तो आप देखेंगे पहले दोनों ज्यादा है, ज्यादा से चलते हैं, कम की तरफ जाते हैं, मिनिमम पे जाते हैं, फिर मैक्सिमम पे जाते हैं, फिर मिनिमम पे जाते हैं, फिर मैक्सिमम पे जाते हैं, फिर मिनिमम पे, फिर मैक्सिमम पे। तो घनत्व के मैक्सिमम से लेकर और वापस मैक्सिमम तक जाने का जो समय है वो क्या हो गया, देखो मैक्सिमम से लेकर और वापस मैक्सिमम तक का। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि एक कंपन किसे कहते हैं, एक दोलन किसे कहते हैं। तो घनत्व का, दाब का, घनत्व और दाब का मैक्सिमम से चलकर मिनिमम पे जाना और मिनिमम से वापस मैक्सिमम पर आना, ये क्या कहलाता है, ये एक कंपन कहलाता है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में ये क्या आ गया, एवरेज आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर। तो ये याद रखिएगा ये डायग्राम में। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाते हैं एनसीईआरटी के, क्लियर। बोलो, बात क्लियर हुई। चलो ये देखो, एक दोलन, एक दोलन, एक कंपन किसे मानते हैं, डेंसिटी के मैक्सिमम से मिनिमम और पुनः मैक्सिमम तक जाने का सफर। ठीक है, ये एनसीईआरटी ने कुछ बातें और लिखी है कि सिंगल फ्रीक्वेंसी का जो साउंड होता है, सिंगल फ्रीक्वेंसी है ना, मैंने बोला ए, है ना, तो ए ये सिंगल फ्रीक्वेंसी साउंड है, एक टोन है। मैं बोलूं सारे गामा पादा नी सा है, तो ये क्या मल्टीपल फ्रीक्वेंसी है। तो एक से ज्यादा फ्रीक्वेंसी का साउंड नोट कहलाता है, इसे स्वर कहते हैं। और एक सिंगल फ्रीक्वेंसी का साउंड टोन और नोट, ध्यान रखना, क्लियर। फिर आता है कि ये पिच के बारे में, एक हमने पढ़ा था प्रबलता, तारत्व, गुणता, लाउडनेस, पिच और क्वालिटी, ध्वनि के 3 गुण पढ़े थे। तो तारत्व के बारे में पढ़ा था। तारत्व का मतलब है ध्वनि की चुभन। तारत्व का मतलब क्या था, ध्वनि की तीक्ष्णता, कोई साउंड कानों में कितना गहरा जाता है। ठीक है, जैसे मक्खी की भिनभिनाहट, मच्छर की भिनभिनाहट, बच्चे का रोना, एकदम कानों में तीखा जाता है एकदम, है ना। कई बार जो साउंड को चेक करते हैं तो एकदम से आवाज आती है ची, और भाई साहब ऐसे लगता है कानों में अंदर तक कुछ घुस गया। तो क्वेश्चन आता है कि किसी साउंड की आवृत्ति का, किसी साउंड की फ्रीक्वेंसी का जो मस्तिष्क जिस तरह अनुभव करता है उसको तारत्व कहते हैं। क्वेश्चन मैंने क्यों करवाया, क्योंकि एनसीईआरटी में डेफिनेशन है ना। किसी साउंड की आवृत्ति, किसी साउंड की फ्रीक्वेंसी को मस्तिष्क किस तरह से अनुभव करता है उसे क्या कहते हैं, तारत्व कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद ये डायग्राम देखा, डायग्राम के बाद देखिए ये डायग्राम देखा, इस डायग्राम के बाद देखो। अब समझो क्वेश्चन क्या है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, आपसे पूछ लेगा कि बताओ ये किस प्रकार की तरंग की बात कर रहा है ना। अब बताओ तरंग की बात कर रहा है, देखो सिंपल समझो, ये 2 तरंग है, ये दोनों तरंगों को बताइए कौन सी तरंग है। अब देखो इस तरंग में कंपन, देखो यहां से चला, ध्यान से देना, इस तरंग में क्या हो रहा है, इस समय यहां से यहां है, समय इतना ही है, लेकिन यहां देखो एक कंपन हुआ और 2 कंपन हुए। केवल कितने कंपन हुए, 2 कंपन। केवल कितने कंपन, 2 कंपन। कितने कंपन, 2 कंपन। 2 कंपन हुए इतने समय में। यहां देखो, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। बताओ यहां पे कितने कंपन हो गए, 8 कंपन। तो 8 कंपन का मतलब समझो, सिंपल सी बात है, यहां पे कितने कंपन हो गए, 8 कंपन। 8 वाइब्रेशन हो गए। इसमें उस समय में 2 कंपन हुए, इससे इस समय में कम कंपन हुए। मतलब क्या है कि जो डायग्राम ऊपर वाला है, ये वाला, ठीक है, इसमें लिखा क्यों नहीं जा रहा है, लिख रहा हूं तो जा रहा है, ये देखो। चलो कोई बात नहीं, है ना। जो ऊपर वाला डायग्राम है, ऊपर वाला डायग्राम, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा। फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो सिंपल सी बात है, तारत्व या पिच भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, और नीचे वाला जो साउंड है, इसमें सॉरी उल्टा कर दिया है, ऊपर वाले साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है। क्यों, क्योंकि उस सेकंड में, इतने टाइम में केवल 2 वाइब्रेशन हो रहे हैं। तो बताओ क्या हो रहा है, बताओ, फ्रीक्वेंसी कम है। फ्रीक्वेंसी कम है तो भाई पिच यानी तारत्व भी कम है। नीचे वाला जो साउंड है उसमें क्या हो रहा है, उसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो नो डाउट पिच भी क्या होगा, ज्यादा। तो क्वेश्चन में आपको देखकर पूछ सकता है कि ऊपर वाला ग्राफ किस प्रकार के आवृत्ति को, किसको बता रहा है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी, कम फ्रीक्वेंसी वगैरह। ठीक है, इस वाले ग्राफ को देखो। अब इस वाले ग्राफ में जरा ध्यान देखना, अंतर क्या है। इसमें भी 3 कंपन है, इसमें भी 3 कंपन है, लेकिन इसमें देखो हाइट क्या है, बताओ। इसमें ये ज्यादा आ रहा है और इसमें कम आ रहा है। इसका मतलब बताओ, माध्य स्थिति से तय किया गया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या कहते हैं, आयाम। तो बताओ ऊपर वाले में, ऊपर वाला जो डायग्राम है उसमें आयाम क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, बताओ, कम है। एम्पलीट्यूड कम है तो बताओ ध्वनि की लाउडनेस क्या होगी, कम होगी। ठीक है, नीचे वाला जो डायग्राम है उसमें बताओ आयाम, एम्पलीट्यूड क्या है भाई, ज्यादा है। एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो ध्वनि लाउड क्या होगी, ज्यादा। क्लियर, आयाम
आयाम जो होता है वो ध्वनि की लाउडनेस को शो करता है, एम्पलीट्यूड जो होता है ध्वनि की लाउडनेस को शो करता है, और जो फ्रीक्वेंसी है वो किसको शो करती है, ध्वनि की पिच को शो करती है। एनसीईआरटी के डायग्राम्स हैं, मजेदार तरीके से हैंडल करो। अब मैंने आपको पहले कहा था एनसीईआरटी ने एक थोड़ा सा डिफरेंस दिया है इंटेंसिटी वर्सेस लाउडनेस। ये आता है यूनिट एरिया द्वारा, यूनिट सरफेस एरिया, यूनिट सरफेस एरिया से 1 सेकंड में कितनी साउंड एनर्जी गुजर रही है उसको बोला जाता है क्या, इंटेंसिटी। इकाई पृष्ठीय क्षेत्रफल यूनिट सरफेस एरिया से पर सेकंड गुजरने वाली साउंड एनर्जी की क्वांटिटी। लाउडनेस क्या होता है, कानों की सेंसिटिविटी की माप। अब इसका मतलब है, आप समझो एक ही इंटेंसिटी का साउंड, एक समझो मैं बैठा हूं, मेरे बगल में कोई आदमी बैठा है, मैंने म्यूजिक चलाया, साहब मैंने बढ़ाता गया वॉल्यूम, मुझे तो मजा आ रहा है, लेकिन बगल वाले को मजा नहीं आ रहा, वो कह रहा है तूने आवाज इतनी तेज क्यों कर दी। अब एक ही इंटेंसिटी का साउंड मुझे लग रहा है नॉर्मल, किसी और को लग रहा है लाउड। तो ये ध्यान रखना, ध्वनि की जो प्रबलता है वो कानों की सेंसिटिविटी के ऊपर है, किसके कान कितने ज्यादा है ना सेंसिटिव है, ठीक है। तो कानों की संवेदनशीलता जो होती है वो प्रबलता को बताती है, लाउडनेस को, और इंटेंसिटी बताती है कि यूनिट सरफेस एरिया से एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रति सेकंड कितनी साउंड एनर्जी गुजर रही है। तो एक ही तीव्रता का साउंड किसी को प्रबल किसी को वीक लग सकता है, ये आपको यहां पे याद करना है। क्लियर। और लास्ट एंड फाइनल डॉपलर इफेक्ट, क्वेश्चन कभी आया नहीं लेकिन हम याद रखेंगे। डॉपलर इफेक्ट जॉन डॉपलर नाम के साइंटिस्ट ने खोजा। डॉपलर इफेक्ट क्या है, पहले बेसिक सी चीज बता देता हूं। आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, ट्रेन आई, अब जब ट्रेन आपके पास आ रही है तो आप उसके साउंड में उतार चढ़ाव महसूस करेंगे। आ रही है तो आपको एकदम फील नहीं हो जाता क्या, कई बार ऐसा नहीं हो जाता, आप साउंड से पता लगाते हैं ऑब्जेक्ट आपकी तरफ आ रहा है या जा रहा है। समझो अगर कोई वाहन जा रहा है, मुझसे दूर जा रहा है, तो धीरे धीरे करके उसका साउंड कम होता चला जाएगा, मुझ तक आ रहा है तो साउंड बढ़ता चला जाएगा। तो जब किसी साउंड सोर्स और लिसनर श्रोता के बीच में आपेक्षिक गति हो रही हो, आपेक्षिक का मतलब है दोनों में से कोई भी गति कर रहा हो, आपेक्षिक का मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस चेंज होनी चाहिए, तो लिसनर को ध्वनि की फ्रीक्वेंसी में उतार चढ़ाव महसूस होता है। इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को डॉपलर इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है भाई, डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, किस ईयर में खोजा था वो मुझे देखना है। ठीक है, मुझे ये देखना है। क्लियर, डॉपलर इफेक्ट को खोजा गया कब, क्या 1842 में। ठीक है, ये थोड़ा सा 1842 साइंटिस्ट का नाम था डॉपलर। इन्होंने कहा कि जब किसी सोर्स और सुनने वाले व्यक्ति के बीच, सोर्स और लिसनर के बीच में कोई भी तरीके की मूवमेंट हो रही है तो लिसनर को साउंड की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। लाइक कोई भी ट्रेन पास आ रही है तो उसकी सीटी की ध्वनि तेज सुनाई देती है, जब ट्रेन दूर जा रही है तो उसकी सीटी की ध्वनि, तो एक्चुअल में उसकी फ्रीक्वेंसी तो फिक्स है लेकिन हमें उसकी फ्रीक्वेंसी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो एक क्वेश्चन आता है स्यूडो फ्रीक्वेंसी जो सुनाई दे रही है, एफएल, एफ लिसनर बराबर वी प्लस वी एल अपॉन वी प्लस माइनस वी एस इंटू एफ एस, ये फॉर्मूला है। ठीक है, वी क्या है भाई, तरंग का वेग। ठीक है, वी एस अगर स्रोत गतिशील है तो किस वेग से गतिशील है, वी एल अगर श्रोता गतिशील है तो किस वेग से है, और एफ एस स्रोत की एक्चुअल में क्या एक्चुअल फ्रीक्वेंसी पेपर में देगा और ये वैल्यूज आपको देगा और आपसे पूछेगा आभासी आवृत्ति क्या है। कंसेप्ट को समझो, अगर स्रोत स्थिर है तो हम वीएस को 0 ले लेंगे, अगर श्रोता स्थिर है तो हम वीएल को 0 ले लेंगे, जो स्थिर है उसको 0 ले लेंगे, दोनों गतिशील है तो दोनों की वैल्यूज रख लेंगे। अब बात सिंपल सी इतनी है, इसको कब पॉजिटिव कब नेगेटिव लेना है ये ध्यान की बात है। फॉर्मूला है एफएल बराबर वी प्लस माइनस वी एस, ऊपर क्या लेना है, ऊपर वी प्लस माइनस वी एल ऊपर लेना है, सुनने वाला नीचे लेना है ना, जहां से निकल रही स्रोत। एफएल बराबर वी प्लस माइनस वी एल अपॉन वी प्लस माइनस वी एस इंटू एफ एस। एफ एस क्या है, सोर्स की वास्तविक आवृत्ति। ठीक है, वी है तरंग का एक्चुअल में वेग, तरंग का वेग, ध्वनि तरंग का, और वी एल वी एस क्या है, स्रोत की या श्रोता की गति। अब देखो कब किसको पॉजिटिव लेना है, जब स्रोत पास आ रहा हो, सोर्स पास आ रहा हो, सोर्स पास आ रहा हो तो वी एस को नेगेटिव लेना है, और सोर्स दूर जा रहा हो तो वी एस को पॉजिटिव लेना है। क्लियर, सोर्स की बात। और श्रोता का उल्टा कर दो, जब लिसनर पास आ रहा हो तो वीएल को प्लस में लेना है,
और जब लिसनर दूर जा रहा हो तो VL को नेगेटिव लेना है, बस यही अंतर है। बाकी क्वेश्चन चुटकियों में उड़ेगा। जब मैं आपको इसका जो सोल्यूशन करवाऊंगा, ठीक है, एनसीईआरटी बूस्टर्स में जब मैं एग्जांपल करवाऊंगा यूट्यूब पे, ठीक है, तब आपको इसका मैं एक दो क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। आज तक न्यूमेरिकल आया नहीं है, फिर भी ध्यान रखना है। फॉर्मूला सिंपल है। फॉर्मूला आपके पास FL बराबर F लिसनर को क्या सुनाई देगा, FL बराबर V प्लस माइनस VL अपॉन V प्लस माइनस VS इंटू FS। FS क्या है, रियल आवृत्ति है ना। V क्या है, तरंग का वेग, क्वेश्चन में देगा VL L का मतलब है लिसनर, श्रोता अगर गति कर रहा है तो उसका वेग, और VS अगर स्रोत गति कर रहा है तो उसका वेग। अब यह ध्यान रखना है कि स्रोत पास आ रहा है तो VS को नेगेटिव लेना है, दूर जा रहा है तो पॉजिटिव। श्रोता पास आ रहा है तो पॉजिटिव, श्रोता दूर जा रहा है तो नेगेटिव, बस ये माइंड में बिठाना है। इसके अलावा मैंने कहा है ध्वनि तरंगों में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन है ना, इंटरफेरेंस, ये सारी घटनाएं होती हैं। ध्वनि तरंगे लॉन्गिट्यूडाइनल होने के कारण, ध्वनि तरंगे क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूडाइनल, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती हैं, और लॉन्गिट्यूडाइनल होने के कारण वो पोलराइजेशन नहीं शो करती, क्योंकि पोलराइजेशन केवल और केवल कैसी तरंगों का गुण है, पोलराइजेशन केवल और केवल जो है ट्रांसवर्स वेव्स यानी कि अनुप्रस्थ तरंगों का गुण है, लाइक लाइट। ठीक है, तो ये बात हमारी साउंड के बारे में हुई है। कंप्लीट डिटेल में जाकर टॉपिक को डिस्कस किया है, एनसीईआरटी डायग्राम्स, एनसीईआरटी फैक्ट्स, एनसीईआरटी कांसेप्ट्स के साथ सारे डायग्राम्स जो एनसीईआरटी में थे वो सारे आपको दिखाते हुए, सबका एनालिसिस करते हुए। ये टॉपिक न्यूमेरिक कम है, न्यूमेरिक में V बराबर n लैम्डा, वो एक फॉर्मूला ज्यादातर पूछा जाता है, वहां से क्वेश्चंस बनते हैं। डॉपलर इफेक्ट इज अनदर फॉर्मूला, लेकिन आज तक क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं आया। फिर भी मैं एक दो एग्जांपल एनसीईआरटी बूस्टर जो यूट्यूब पर लूंगा, मैं उसमें एक दो एग्जांपल जरूर डॉपलर इफेक्ट के ले लूंगा। ठीक है, तो आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, हीट एंड टेम्परेचर द अपकमिंग टॉपिक। और उसके बाद देखा जाए तो फिजिक्स का 95% मटेरियल जो एग्जाम में आता है दैट इज कंप्लीट हो जाएगा हीट एंड टेम्परेचर के साथ। मजेदार तरीके से बात करेंगे, तब तक के लिए लेता हूं विदा, टाटा बाय बाय, जय हिंद।